हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज है हमारा एक और चैप्टर, द फाइनेंस कमीशन, जिसको की जिम्मेदारी है पूरे देश के वित्तीय मामलों के लिए। आप ये बताओ कि सेंटर के और स्टेट्स के बीच में पैसा कैसे बटेगा। कुल मिला के आप ये बताओ कि बड़ा भाई और छोटे भाई के बीच में जो डिवीजन है मनी का, वो कैसे होगा, क्योंकि हम सबको पता है सारी चीज इसके अराउंड होती है। आज के कैपिटलिस्टिक जमाने में जहां पैसा बोलता है वहां बाकी सब चुप हो जाते हैं। व्हेन मनी स्पीक्स नो वन चेक्स इट्स ग्रामर। ठीक बात है। अब ये जरूरी भी है यार, क्योंकि पैसा तो अब यार पैसा तो कमाना पड़ेगा, क्योंकि एक समय के बाद लोग आपकी खैरियत नहीं पूछेंगे, आपकी हैसियत पूछेंगे। पैसे के आगे हर कोई झुकता है। और आप याद करो, जब हमने इमरजेंसी चैप्टर पढ़ा था, इमरजेंसी प्रोविजन में जब 3-4 आर्टिकल के बाद 5वां पॉइंट था सीधे पैसे का, कि पैसा कैसे बढ़ रहा है। उस समय हर जगह पे पैसे की अहमियत है भाई, क्या करें, जमाना ऐसा है, समय ऐसा है। ठीक है, अब इसको हम यहीं खोलेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा अगले 10-15 मिनट में ही। पर बुक में आपके ये नहीं बताया गया है कि 14th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स क्या थी, कैसे कैसे उन्होंने बोला कि इतने स्टेट्स को इतना दो, या ये करो या ये करो। नहीं, चैप्टर में जो है बस इतना है कि फाइनेंस कमीशन क्या है, रोल क्या है, एडवाइजेस कब देता है, क्या देता है, बस खत्म हो जाएगा। पर हमारी जरूरत है, क्योंकि यूपीएससी ने यहां पे क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि 13 फाइनेंस कमीशन की आप रिपोर्ट अगर पढ़ोगे तो उसमें क्या क्या आपको दिखता है, रिकमेंडेशन जो आई है वो कितनी इतर हो रही हैं उससे पहले वाले से। या अगर आप लास्ट वाला क्वेश्चन देखोगे जो लेटेस्ट आया है, हाउ हैव द रिकमेंडेशन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया enabled the states to improve their fiscal position। दैट मीन्स कि मजबूरी है हमारी कि हमको इनकी रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेगी। साफ बात है, क्या करें। अब वो रिपोर्ट्स हम देखेंगे, तो जब रिपोर्ट्स तो देखेंगे तब देखेंगे, पहले हम ये जान लें कि है क्या चीज ये क्या बला है सर। तो आर्टिकल 280 पे गए हम संविधान के, वहां पता चल गया हमको कि हाँ साहब, एक फाइनेंस कमीशन होना चाहिए जो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी की भूमिका निभा रहा है। क्वासी माने मैंने बताया था सूडो, मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट पर है नहीं। क्वासी का मतलब होता है सूडो। जैसे सूडो फोर्स होती है ना, आपके फिजिक्स में जब पढ़ते हो आप, तो उसमें सूडो फोर्स क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपीटल फोर्स, इसमें से एक सूडो फोर्स होती है। खैर ठीक है, सूडो माने कि ये एक्चुअल नहीं है, प्रॉपर नहीं है, पर काम वैसा वैसा दिख रहा है होता हुआ। तो एक क्वासी जुडिशियल भूमिका निभाता है फाइनेंस कमीशन। कैसे, ऐसे कैसे, एक कमीशन, एक आयोग है, ये कौन सी जुडिशरी की काम कर रहा है? नहीं, ये काम ऐसे कर रहा है कि ये पहले देखता है सारे स्टेट्स का डेटा, फिर ये देखता है सेंटर और स्टेट्स का जितना कलेक्शन है, ठीक है, फिर ये देखता है कौन से स्टेट्स कितने मजबूत हैं, कितने कमजोर हैं, कितने क्या हैं। बीमारू स्टेट्स, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, इन स्टेट्स को बोला जाता था कि ये बीमारू स्टेट्स हैं। एक्चुअली में टर्मिनोलॉजी है ये एक्चुअली में एक ये थ्योरी है कि हम कैसे कुछ स्टेट्स को डिवाइड करें, कुछ स्टेट्स के लिए बोले कि आप इतना करो और कुछ स्टेट्स के लिए बोले कि आप अच्छा कर रहे हो तो करते रहो, हम ज्यादा आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे पर आप करो अपने मन से। ये सब होता है बीमारू वर्सेस साउथ। ये एक्चुअल में आप डिबेट पढ़ते हो जब आप इकोनॉमी पढ़ते हो देश की, ठीक है। ये पॉलिटी का पार्ट नहीं है यहाँ, ये मेरा पढ़ाने का पॉइंट है नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ एक बात कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं, फॉरेस्ट कवर बढ़ा रहे हैं, अच्छा खासा कलेक्शन भी कर रहे हैं और सेंटर को दे रहे हैं। मतलब कुछ साउथ के स्टेट्स, महाराष्ट्र होगा, हरियाणा भी होगा, उसमें ये सारे स्टेट्स ने क्या किया, 100 रुपया कमा के दिया सेंटर को, ठीक है, टैक्स कलेक्ट करके, और इनको बदले मिला 30 रुपया। ऐसे ही कुछ यूपी जैसे स्टेट्स हैं, कुछ बिहार है, इन स्टेट्स को क्या हुआ, इन्होंने 100 रुपए कमा के दिया, इनको मिला 150-200 रुपया। ऐसा भी होता है। तो ये एक ऐसे आर्ग्यूमेंट है कि अब कौन से स्टेट्स को कितना पैसा दोगे, ऐसे क्वेश्चन उठेंगे। स्टेट्स कहेंगे साउथ वाले कि हम तो अच्छा काम कर रहे थे और हमें आप पनिश कर रहे हो अच्छा काम करने के लिए, पैसा तो दो भाई, हम इतना अच्छा हमने पॉपुलेशन कंट्रोल करी है पिछले 30-40 सालों में, तो कहाँ है हमारा इनाम। हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो जो परेशान स्टेट है उन्हें तो देना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं दोगे तो वहां की पॉपुलेशन त्रस्त रहेगी। तो सारी मजबूरियां हैं। ये सारी कैलकुलेशन को समझने के लिए, ये सारे फॉर्मूला को डिवाइस करने के लिए फाइनेंस कमीशन एक जुडिशियल बॉडी की भूमिका निभाता है। इसीलिए बोलते हैं कि फाइनेंस कमीशन के पास एक क्वासी जुडिशियल ताकत है। ये डिसाइड कर रहे हैं, ये एक्चुअली में एक डिसीजन ले रहे हैं और डिसीजन दे रहे हैं कि एक स्टेट को इतना ही मिलेगा, मिलना चाहिए, ठीक है। सेंटर को लिख के देते हैं कि साहब हमारा ये रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी मर्जी। हालांकि इनकी रिकमेंडेशन कोई टालता नहीं है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन है, कोई हल्की बात नहीं है। अब ये यहां पे राष्ट्रपति जी बनवाते हैं इनको, संविधान के अनुसार हर 5 साल में इनको बनना पड़ेगा फाइनेंस कमीशन को। अभी कितने हो गए फाइनेंस कमीशन आज तक मिला के, कमेंट करके बताओ। अब यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि ये बोले कि 5 साल तो नहीं, पर अब हमें लग रहा है कि देश का विकास बहुत तेजी से चल रहा है, तो 5-5 साल में फाइनेंस कमीशन आए, इससे बढ़िया है हर 2 साल में आए।
3 साल में आए, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये राष्ट्रपति जी यानी कि हमारे देश की यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि वो कब चाहते हैं फाइनेंस कमीशन का गठन और जल्दी हो जाए, इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। कुल मिला के फाइनेंस कमीशन का काम यहां रह जाता है कि आप ये बताओ क्या कौन से मेथड से, कौन से फॉर्मूला से हम पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करें जो हमने जनता से कमाया है, टैक्स से कमाया है। ठीक है, अभी टैक्स हमारे पास आ गया है सेंटर और स्टेट के पास। अब सेंटर कैसे कैसे बांटे इस पैसे को बाकी सारे स्टेट्स में, बड़ा भाई है, छोटा भाई है। अब बड़े भाई छोटे भाई गए एक दावत में, मान लेते हैं अपने किसी कजिन की शादी में गए, वहां शादी में गए, वहां पे जाके उन्हें गिफ्ट मिले, इनाम मिले, लिफाफे मिले, या जो भी होती है शगुन के पैसे मिले। तो अब कैसे डिसाइड होगा बड़ा भाई कितना रखेगा, छोटे भाई कितना रखेगा? या अगर क्रिकेट का बैट बल्ले की बात हो रही है, बॉल बैट की बात हो रही है, तो क्या आंसर होना चाहिए, मतलब क्या तरीका निकालें कि इक्वली और एक्विटी के हिसाब से डिवीजन हो, कि बॉल जो है बॉल छोटा भाई रख ले और बल्ला जो कीमती सामान होता है, बड़ा सामान होता है, बॉल तो फिर आ जाएगी, तो बल्ला जो है बड़े भाई को दे दो। तो ऐसा कुछ समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि बड़े भाई और छोटे भाइयों के बीच में डिवीजन। ये फाइनेंस कमीशन के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप स्टडी करो, 1 साल लो, 2 साल लो, समय लो और अच्छे से रिपोर्ट बना के दो हमको कि सब हम कैसे कैसे पैसा बांटे। ठीक है, अब यहाँ पे जो टैक्स जो हमारा हमने कलेक्ट किया, प्रोसीड जो हमारे आए बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, ये इनके बीच में कैसे बटेगा, इसका मेथड और इसका फॉर्मूला, दोनों चीजों का ये इनका डिटर्मिनेशन ये तय करेंगे फाइनेंस कमीशन, इनका रोल है। ठीक है, अब जब भी हो रहा है ये होगा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इटसेल्फ। ऐसा नहीं फाइनेंस कमीशन कल को उठ के कह दे कि एक काम करो, जो है यूनियन सरकार बहुत मेहनत करती है, बहुत काम करती है, यूनियन सरकार रखेगी 70 रुपए 100 रुपए में से और 30 रुपए में सारे स्टेटों को बांट देगी, लो 1-1 रुपया सबका। ऐसा नहीं हो, जो हो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट से हो और प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हो। अब आज की अगर जरूरत है कि भाई यूपी बिहार में ज्यादा रोड्स आए, ज्यादा मेट्रो आए, ज्यादा और ऐसे शहर बने, दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास जैसे, जो और ज्यादा यूपी में, बिहार में, झारखंड में, एमपी में ऐसे स्टेट बने, ताकि यहाँ से जो जाने वाली पॉपुलेशन होती है, जो बाहर जाके काम करती है, उनको उन बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटे छोटे स्लम्स में ना रहना पड़े, ऐसे छोटे छोटे जगहों पे ना रहना पड़े जहाँ पे उनका दम घुटे। अपने शहर में रहो, अपने स्टेट में रहो, वहाँ पे हम और स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, वहाँ पे और करेंगे। तो हो सकता है कि अब वो क्या आज की रिक्वायरमेंट क्या है किसी स्टेट की, उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होने का अपना काम करे और अच्छे से फैसला दे। ये इनका मैंडेट है, कुल मिला के फाइनेंस कमीशन का यही काम है। बस हम आगे चले, हमने कहा सर बताओ क्या है आज, तो आज हो गए हमारे 15th फाइनेंस कमीशन, तो हमारे रेडी हैं, मतलब हो चुके हैं, हमारे दस्तावेजों में आ चुके हैं। ये 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं डॉक्टर एनके सिंह और ये बाकी उनके मेंबर्स हैं। अब ये तो बोला गया है कि सर ये तो अभी फिलहाल है, ये नाम थोड़ा सा शायद आपको कहीं कहीं रिकॉल आने लग जाए, मैं चाहता हूं भैया आ जाए, आप देख पा रहे होंगे नाम डॉक्टर दास, इनका नाम आपको जानना चाहिए कौन है ये। ठीक है, अब जो 15th फाइनेंस कमीशन था, तो इनके पास कुछ मैंडेट इनको दी गई, इनको कुछ बोला गया कि सर हम आपको गठित कर रहे हैं, डॉक्टर एनके सिंह जी प्लीज आप ये कुछ ऐसे टर्म्स याद रख के जाइएगा जब आप मीटिंग में जाएं, और हमारे लिए ऐसे कुछ फॉर्मूले निकाल के लेके आओ। क्या करना है? फॉर्मूला फॉर शेयरिंग ऑफ नेट टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक बात है, ये करवानी है इनको। दूसरा, रिकमेंडेशन फॉर द 5 years बिगिनिंग April 1, 2020, जो हमारा कोविड के दौरान जो हमारा साल शुरू हुआ है, वहां से लेके 2020 से लेके अब तो 2026 तक चलेगा ये। ठीक है, एक एक्स्ट्रा साल मिला है इनको कोविड की वजह से भी। नाउ ये रिकमेंड करेंगे साहब हमें कैसे कैसे सेंटर से और स्टेट से पैसा बांटना है। अब टैक्सेस दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द शेयरेबल किटी, किटी माने कोई बिल्ली नहीं है, किटी माने है जैसे आप अगर किसी ने सुना होगा ये वर्ड किटी पार्टी, तो किटी पार्टी क्या होती है? किटी पार्टी बेसिकली कई सारे लोग मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, वो कहते हैं सर हम 10 लोग हैं, हम हर महीने कुछ कुछ पैसा डालेंगे, किसी एक पर्सन की किटी निकाली जाएगी, लॉटरी से निकाला जाएगा, किसी का नाम निकाला जाएगा, तो हर महीने हमने कलेक्शन डाला खूब सारा डाला, हर महीने किसी ना किसी किटी निकल रही है। तो मैं एक पर्सन हूं, मैं हर महीने 1000 रुपए देता हूं इस किटी पार्टी में, इस ग्रुप को, ग्रुप माने यहाँ पे 10-15 लोग हैं जो भी हैं। ठीक है, अब मैंने साल भर में दिए 12,000 रुपए। अब एक बार मान लो अगर 10 लोग हैं या 20 लोग हैं, 40 लोग हैं, जितने लोग हो जाएं और मेरी किटी निकल आए, तो यानी कि मुझे एक मुश्त मोटी रकम मिल गई है, और साथ ही मेरा जो पैसा जमा हो रहा है हर बार वो रोटेट होते होते मेरे पास आ जाएगा साल भर में जब भी आएगा। ठीक है, तो एक वो होता है कि अपना पैसे को जमा करने का तरीका है, म्यूचुअल फंड है, इनफॉर्मल कुछ भी कह लो। अब उसका कोई लेखा जोखा तो है नहीं, जो आपस में 10 लोग हैं वही रख रहे हैं, कोई बैंक वैंक तो कुछ है नहीं उसमें, तो ऐसा होता है। तो हमने वही वर्ड यूज किया, हमने कहा जो शेयरेबल किटी है सेंटर और स्टेट के बीच में, तो उसमें टैक्स कहां कहां से आ जाए, कौन कौन से टैक्स उसका पार्ट बनेंगे।
जो शेयरेबल किटी का पार्ट बने। इसके अलावा डिवीजन ऑफ टैक्सेस अमंग स्टेट्स, ये बताओ सारे स्टेटों के बीच बीच में भी तो करना है, एक ही छोटा भाई थोड़ा ही है, 28 छोटे भाई हैं, उनके बीच में भी करना है। फिर प्रिंसिपल्स फॉर ग्रांट इन एड्स टू स्टेट्स, ये ग्रांट इन एड्स सुना हुआ लग रहा है, ग्रांट इन एड्स हमने पढ़ा था लोकल बॉडीज में, ठीक है। तो ग्रांट इन एड्स टू स्टेट्स, जो लोकल बॉडीज होते हैं, पंचायती इंस्टीट्यूशंस होते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, ये निर्भर करती हैं बड़े बड़े सेंटर के और स्टेट के फंड्स के ऊपर। अब पंचायत है, छोटी सी पंचायत, गांव की पंचायत है, उसमें सरपंच भी है, प्रधान भी है। अब अगर पंचायत अपने ही गांव में टैक्स लगाना शुरू कर दे ताकि वो काम करा पाए, इसलिए वो टैक्स लगा रही है, तो आपको लगता है कि गांव के लोग अगली बार उस प्रधान को चुनेंगे, अगली बार उस सरपंच को चुनेंगे कि साहब आपको हमने सरपंच बनाया और आपने क्या किया, हमारे गांव में ट्यूबवेल के ऊपर टैक्स लगा दिया, 5 रुपए महीने के, जो भी हो, 10 रुपए 20 रुपए। तो ये वाजिब नहीं है। पंचायतें बहुत बार फेल हो जाती हैं, सब कैसे करें, हम अपने गांव से कैसे टैक्स ले पाएं, हम 1000-1500 लोगों का गांव है, उसमें हर कोई हर किसी को जानता है। अब अगली बार अगर मुझे जीतना है तो ये मजबूरी है मेरी कि मैं टैक्स ना लूं, तो ठीक है। अब अगर टैक्स नहीं लोगे तो भैया फिर आपको ग्रांट लेने पड़ेंगे, चंदा लेना पड़ेगा आपको, कहां से, सेंटर से और स्टेट से, ये लेते हैं। फिर स्टेप्स टू रेज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स, के क्या तरीके हों जिनकी बदौलत हर राज्य का अपना अपना कंसोलिडेटेड जो फंड है, राजकोष है, खजाना है, हर स्टेट का अपना अपना, वो कैसे और बढ़े, कैसे उसका और ज्यादा उसमें वृद्धि हो, ये सब चीजें तो ये चेक होंगे। ठीक है, ये एनके सिंह की जिम्मेदारी है, इन्होंने खूब रिपोर्ट भी दी। अब हमने कहा एनके सिंह तो अभी काम कर रहे हैं अपना, ठीक है, इन्होंने काम करके रिपोर्टें दे दी, 2 बार में रिपोर्ट दी है इन्होंने। अब अगली बार जब फाइनेंस कमीशन आए, जिसको हम बोलेंगे 16th फाइनेंस कमीशन, जिसका अभी हमें पता नहीं है कि चेयरपर्सन कौन होंगे, मेंबर्स कौन होंगे, तो उनके लिए भी हम कुछ मैंडेट लेके तो आ ही गए हैं। हमने कहा ये जब फाइनेंस कमीशन आए अगले साल 2024 में आएगा, तो उस समय ये कुछ कुछ ऐसे काम तो करना शुरू कर ही दे। क्या क्या? वही काम, मेन तो वही है, distribution between union and the states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under chapter 1 of part 12 of the constitution, and also the allocation between the states of the respective shares of such proceeds। ठीक बात है, कुल मिला के बात कहने का मतलब वही है कि आपस में इनका लेन देन कैसे होगा, बड़े भाई छोटे भाइयों में। ठीक बात है। दूसरा काम, ऐसे वो सिद्धांत बताओ फाइनेंस कमीशन साहब कि हम अगली बार जब ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूशन करें, आपस में लेनदारी देनदारी करें, तो कैसे करें, वो सिद्धांत, वो सारे प्रिंसिपल which should govern the grants in aid of the revenues of the state out of the consolidated fund of India and the sums to be paid to the states by way of grants in aid of their revenues, सारा सब कुछ कि हम जो हमारा देश का जो संचित राजकोष है, बड़ा वाला खजाना है, उसमें से हमें स्टेट्स को देना है, कुछ कुछ ग्रांट के तौर पे देना है, तो कैसे दें और किन सिद्धांतों पे दें, वो सिद्धांत बताओ हमें। तीसरा, ऐसे मेजर बताओ हमको कि ये जो सारे स्टेट्स हैं इनका अपना खजाना और ज्यादा सप्लीमेंट हो सके। हमें बार बार इन स्टेटों को अपने ऊपर निर्भर नहीं रखना है, हम चाह रहे हैं कि स्टेट अपने आप से अपना खजाना को स्ट्रॉन्ग करें, अपने राजकोष को और ज्यादा जो उनका अपना फंड ऑफ स्टेट है इसको ऑगमेंट करना है, इसको हमें और ज्यादा इंक्रीज करना है, इंप्रूव करना है। तो हमें इसके लिए तरीके बताओ, हम कैसे करें इसको, स्टेट को क्या सलाह दें हम लोग, ठीक है वो देंगे ये। फिर ऑल्सो इसके अलावा इनके लिए एक और बात बोली गई, हमने बोला कमीशन में रिव्यू द प्रेजेंट अरेंजमेंट्स ऑफ फाइनेंसिंग डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स, क्योंकि ये अब एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, पहले नहीं होती थी। याद है भुज अर्थक्वेक, याद है नेपाल वाला अर्थक्वेक, और अभी हाल में दिल्ली में आए थे, अभी और कहीं त्रासदी भी हुई है, उत्तराखंड में भी हुई है। तो अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से हमारे पास और ज्यादा आपदाएं हमें देखनी पड़ रही हैं। तो इन आपदाओं को झेलने के लिए स्टेट्स को मजबूत रहना पड़ेगा, स्टेट्स को तैयार रहना पड़ेगा। अब अगर ये मजबूत और तैयार करना है, दैट मीन्स हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम स्ट्रांग रहे। आप पढ़ते हो डिजास्टर मैनेजमेंट चैप्टर में, नहीं पढ़ रहे हो तो हम पढ़ाएंगे ही। तो इनिशिएटिव यहाँ पे विद रेफरेंस टू द फंड्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द डीएम एक्ट 2005 जो आया था, ये 2005 ही मैंने बोला 2005 में ही आया था क्या अर्थक्वेक। उसके अलावा एक और चीज हुई थी 2005 में, बहुत बड़ी चीज हुई थी, याद करो। फिर ठीक है, एंड मेक एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस देयर ऑन, बताओ साहब क्या क्या करना है। अब ये जब बने 16 फाइनेंस कमीशन, तो ये अपनी रिपोर्ट दे दे 31 डे ऑफ अक्टूबर 2025 तक, यानी एक साल बाद बनेंगे, यानी अगले साल बनेंगे ये। तो अगले साल बन के इनको क्या करना पड़ेगा, अभी मैं ये बता रहा हूं आपको, 15 फाइनेंस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है वो ऑलरेडी 2026 तक चलेगी वो रिपोर्ट, पर अब वो रिपोर्ट के खत्म होने से पहले इनके पास एक नया खाका आ जाए और अगले 5 साल के लिए, तो हम पहले ही फाइनेंस कमीशन को गठित कर देते हैं। हमने कहा सर आप रेडी हो जाओ, उनकी रिपोर्ट तो हम चला रहे हैं, ठीक है 15 की,
पर 16वें साहब आप तैयार हो जाओ, आप अपना काम शुरू कर दो, और ये चलेगी 2026 से लेकर 2031 तक। चलो ठीक है, तो ये उसके लिए अपनी रिपोर्ट देंगे, और ये जो रिपोर्ट देंगे ये रिकमेंडेशन मानी जाएंगी 1 डे ऑफ अप्रैल 2026 से। भाई बात समझ में? फाइनेंस, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तभी से हम इस रिपोर्ट को मानेंगे। ये हैं वो सारे हमारे सारे फाइनेंस कमीशन, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड, फोर्थ से लेके हमारा 15 तक, और इसके हमारे चेयरमैन है, यहाँ आपको नाम दिख नहीं रहा होगा, डॉक्टर NK सिंह जी। तो NK सिंह जी की अध्यक्षता में हमारा 15 वाला हुआ है, जो गठित हो चुका है, अभी 16वां गठित होगा। ठीक है, ओके फाइन। कौन गठित कर रहा है साहब? तो राष्ट्रपति जी कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी कैसे कर रहे हैं? राष्ट्रपति जी अपॉइंट करते हैं एक चेयरमैन को और 4 अदर मेंबर्स को, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो मेंबर्स हैं दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ठीक बात है। एंड ये लोग दे होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट इन हिज और हर ऑर्डर। प्रेसिडेंट यहां पे मतलब है मेरा कहने का यूनियन, यूनियन का कौन? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक बात है, यानी कि यूनियन सरकार राष्ट्रपति के सील के द्वारा, राष्ट्रपति की अध्यक्षता, राष्ट्रपति के दस्तखत के द्वारा इनको अपॉइंट करती है फाइनेंस कमीशन को। इनको बोलती है सर अब आप गठित हो गए हो, काम चालू, चलो शुरू करो। उसके अलावा संविधान ने ऑथोराइज किया है पार्लियामेंट को, ये फैसला करो, ये बताओ कि कौन बनेगा, क्वालिफिकेशन बनाओ, और कैसे इनका सिलेक्शन होगा ये भी बताओ। पार्लियामेंट जाने, संविधान ने कह के छोड़ दिया कि फाइनेंस कमीशन बना देना, हम आगे हम नहीं जानते, आप जानो। ठीक है, फिर इसके बाद क्वालिफिकेशन देखी जाएगी इनकी कि बताओ पार्लियामेंट ने क्या किया। फिर इसके बाद पार्लियामेंट ने ऐसी कुछ क्वालिफिकेशन तो बना के रख दी है, चेयरपर्सन के लिए भी और बाकी मेंबर्स के लिए भी। चेयरपर्सन तो वो हों जिन्हें पब्लिक अफेयर्स का एक्सपीरियंस काफी हो, जिन्हें की मतलब पब्लिक अफेयर्स माने सारे मतलब जनहित के मामले, जनता के मामले, उन्हें काफी नॉलेज हो। वो कोई बहुत बड़े ऑफिसर हो सकते हैं, बहुत बड़े कोई गवर्नर हो सकते हैं, बहुत बड़े कोई और मतलब प्रोफेसर हो सकते हैं। बाकी जो 4 मेंबर्स होंगे इनके लिए बोला गया है इसमें कम से कम एक तो वो हों जो या तो हाईकोर्ट के जज हों या हाईकोर्ट के जज होने की काबिलियत रखते हो। हाईकोर्ट के जज होने के लिए कंडीशन क्या क्या होती है? क्वालिफिकेशन, आंसर। नाउ दूसरे वो शख्स हो जिन्हें एकदम स्पेसिफाइड, एकदम एक्सपर्ट नॉलेज है ऑफ फाइनेंसेस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि कोई बहुत बड़े अकाउंटेंट, कोई बहुत बड़े CA, FCA, जैसे एक तो CA तो हम जानते हैं CA कौन होता है, फिर उसके अलावा एक बड़े होते हैं FCA, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये और इनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। ठीक है, हो सकता है और भी इससे बड़ा कोई आदमी हो, मान सकते हैं। थर्ड होंगे जिनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कोई मान लो कमिश्नर ऑफ या इनकम टैक्स के जनरल जो होते हैं, हाईएस्ट ऑफिसर। तो अब उन्हें क्या है, उन्हें फाइनेंशियल मैटर्स की बहुत नॉलेज है, साथ ही उन्हें प्रशासन की भी नॉलेज है, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन की भी नॉलेज है। कोई बहुत बड़े IPS होंगे, बहुत बड़े IRS होंगे, तो उनको नॉलेज हो सकती है। चौथे, एक ऐसे पर्सन जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो ऑफ इकोनॉमिक्स, कोई प्रोफेसर साहब, जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, जैसे कोई IIM है, जैसे SRCC है, जैसे कैलकाटा यूनिवर्सिटी है। तो इन यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, या हो सकता है इंडिया के ही नहीं बाहर की यूनिवर्सिटी के हों। जैसे अभी के इस समय जो फाइनेंस कमीशन के जो चेयर एक मेंबर हैं, वो आप इनके बारे में देखिएगा, अनूप सिंह जी। अनूप सिंह जी हैं प्रोफेसर इन जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, बाहर से आए गए हैं। इनको बुलाया गया है कि सर प्लीज हम चाहते हैं, आप इकोनॉमी के बहुत अच्छे मास्टर हैं, बहुत अच्छी आपको स्पेशल नॉलेज है, तो प्लीज आप ये देखें कि आप क्या फाइनेंस कमीशन के हमारे मेंबर हो सकते हैं। दैट मीन्स ये जो शख्स हैं ये हैं एक्सपर्ट इन इकोनॉमी, इन्हें आइडिया है, ये सब समझते हैं, एक्सपर्ट इन इकोनॉमी। तो ठीक है भैया, इन्हें आर्थिक स्थिति के बारे में काफी कुछ पता है, काफी कुछ नॉलेज है, बहुत एक्सपर्ट है, वो काफी इन्होंने जर्नल लिखे होंगे, काफी ग्रेजुएट्स इन्होंने पढ़ा दिए होंगे इकोनॉमी में, तो ये यहाँ पे आ सकते हैं। आए भी गए, बुलाए भी गए, आइए सर प्लीज। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे लोग बुला लिए। ठीक है, अब बनाओ, अब आ तो गए, काम बताओ इनके। तो संविधान कहता है कि फाइनेंस कमीशन है, ये जब काम करना शुरू करेगा तो काम करना अपना शुरू करेगा, रिपोर्ट देखेगा, सब सारा डेटा देखेगा, सब कुछ देखेगा, इसके बाद ही अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर देगा। रिपोर्ट देगा फाइनेंस कमीशन टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट माने हमारी यूनियन गवर्नमेंट। अब यूनियन सरकार को जब ये देते हैं, यानी राष्ट्रपति जी को जब ये हाथ में देते हैं, उनके ऑफिस में जाके देते हैं कि सर हमने पूरी स्टडी कर ली है, 8 या 10 महीने तक हम इस पर पढ़ाई करते रहे, हमने फॉर्मूले बनाए कई सारे, और अब हम आपको एक रिपोर्ट बना के दे रहे हैं। ठीक है, क्या है, हम रिपोर्ट में ये बताएंगे आपको कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस। नेट प्रोसीड ऑफ द टैक्सेस, ये क्या हुआ? नेट प्रोसीड होता है जैसे कोई शख्स अगर फोन खरीदता है,
तो फोन जब खरीदता है उस पर 18% जीएसटी है। 18% जीएसटी मीनिंग क्या? 9% सेंटर की, 9% स्टेट की। तो अब सारा टैक्स कुछ स्टेट को गया, कुछ सेंटर को गया, ऐसे सब कुछ बहुत सारी जीएसटी हो गई, बहुत सारा टैक्स कलेक्शन हो गया। ये सारे को बोलते हैं कि ये नेट प्रोसीड है। कोई फोन खरीद रहा है, कोई चार्जर खरीद रहा है, कोई लैपटॉप खरीद रहा है, कोई कपड़ा खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, तो ये सारों का जो टैक्स कलेक्ट हुआ है। अब फोन की कीमत तो मान लेते हैं 50,000 का फोन है, ठीक है। इस 50,000 के फोन में 18% जीएसटी है। रफली रफली मान के चलो 20% ले लो मोटा मोटा, तो हमारा कितना 10,000 रुपए के आसपास टैक्स होगा। ऐसे एक फोन से 10,000 रुपए कलेक्ट हुआ है, तो 10,000 और 10,000 और 10,000 और 10,000, कहीं ना कहीं से कुछ हो रहा होगा। ये सारा पैसा जोड़ लो, ये सारा टैक्स है जो सेंटर और स्टेट के बीच में है। अब इसका कैसे आवंटन होगा, इसका कैसे इसको बांटा जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो ये बता रहे हैं, ठीक है। तो ये बताएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एंड द एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ सच प्रोसेस, कि कितने स्टेट में जाना चाहिए। सारे के स्टेट में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल्स, वो वाले सिद्धांत दैट शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट्स बाय द सेंटर, दैट इज आउट ऑफ द सीएफआई। सीएफआई बड़ा राजकोष है, बहुत पैसा है, देश का राजकोष, देश का मुगल खजाना। मुगल खजाना तो क्या मतलब, सॉरी खजाना। तो अब जो देश का खजाना है उसमें से अगर कुछ पैसा निकाल के देना है स्टेट्स को चंदे के रूप में, वो कितना जाएगा और किस बेसिस पे जाएगा, प्रिंसिपल्स क्या है। तीसरा, मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द सीएफएस, के सारे स्टेट्स मजबूत होना शुरू हो जाएं, स्ट्रांग होना शुरू हो जाएं, इंडिपेंडेंट होने लगें और अच्छे से मेहनत करें, अपने आप से कमाएं, अपने आप से खाएं। ऐसा नहीं सेंटर पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, मालिक दे दो, मालिक कभी दे दो, कब दे दो, अब दे दो, वो ना हो। यानी कि जो हमारे स्टेट्स का अपना कंसोलिडेटेड फंड है, हर स्टेट का अपना संचित राजकोष, उस राजकोष को स्ट्रॉन्ग करवाओ, उस राजकोष को इंप्रूव करो, ऑगमेंट कराओ उसे, ताकि इनकी डिपेंडेंसी कम होने लगे। अब कम भी हो, साथ ही जो पंचायत को और म्यूनिसिपैलिटीज हैं, इनको हर स्टेट में जो होती हैं, तो इनको जो पैसा देना है, चंदा देना है, ये अपना संभालने लगे ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस मेड बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। क्योंकि हर स्टेट का अपना स्टेट फाइनेंस कमीशन है। ये बता रहा है कि साहब, जैसे यूपी का स्टेट फाइनेंस कमीशन है, तो यूपी के स्टेट फाइनेंस कमीशन ने कहा कि सर हमारे 75 जिले हैं, 75 जिले में मान लेते हैं कि हमारी ग्राम सभा इतनी है, ग्राम पंचायत इतनी है, ग्राम समिति इतनी है, और ये इतनी है, नगर पंचायत ये रही, तो इन सब में कितना कैसा जो इनका जो पैसा है वो जाना चाहिए। अब यूपी कहेगी सर ये तो बहुत पैसा चले जाएगा हमारा, तो अब इसके लिए जरूरी है कि मेन फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ये बता दे कि भाई जो स्टेट फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी है यूपी को, अब यूपी उस अपने फंड को, अपने जो सीएफएस को कैसे स्ट्रॉन्ग करे, ताकि इनकी हेल्प हो पाए, पंचायतों की, म्यूनिसिपैलिटियों की, ठीक है सर। और बताओ, बाकी और कोई मैटर जो राष्ट्रपति जी यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ कोर्स आर मतलब अदर मैटर्स रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द साउंड फाइनेंस, कि अच्छे से हमारा आर्थिक, हमारा सारा जो तरीके हैं सब अच्छे से चले, सब कुछ जो बढ़िया रहे, उसके लिए बताओ सर। और कोई अगर इंपॉर्टेंट मैटर आजकल आज के ज़माने में कुछ है तो वो ही बता सकते हैं, ठीक है। आगे बताओ। अब इससे पहले 1960 तक एक बहुत और इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये देखो इधर का मैप, ये जो यहाँ पे मैप है जिसमें ये लाल पीले पिंक ये सब हैं, ये स्टेट्स थे जहाँ पे जूट का प्रोडक्शन होता था। जूट समझते हो क्या होता है? गनी बैग जिससे बनते हैं, बोरियां जिससे बनती हैं, जिससे कई बार रस्सियां बनाई जाती हैं जूट की। तो अब क्या होता था कि ब्रिटेन के काल में हमने देखा था, पता है आपको, इनफैक्ट बताऊं, ब्रिटेन के काल में ही बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, ये सारे उड़ीसा वाले एरियाज, यहाँ पे इतना ज्यादा जूट की पैदावार, जूट का एक्सपोर्ट होता था कि स्कॉटलैंड की इंडस्ट्री फेल हो गई थी। स्कॉटलैंड की इंडस्ट्रियां जो जूट की थी वो फेल हो गई। उन्होंने कहा ये यहाँ तो यहाँ है, असली माल तो यहाँ है। तो इंग्लैंड से फिर लोग आने यहाँ बसने शुरू हो गए, यहाँ उन्होंने प्लांटेशन लगा लिए, यहाँ उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगा ली, यहाँ से वो जूट एक्सपोर्ट करते थे। तो क्या होने लगा, अब ब्रिटेन तो बाद में चले गया, इंग्लैंड बाद छोड़ के चला गया हमको, हम आज़ाद हुए। हमने कहा यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक्सपोर्ट था यहाँ पे, और बांग्लादेश इधर ले गया, ईस्ट पाकिस्तान ये ले गया है, बचा जो हमारा एरिया है, इस एरिया को हमें संभाल के रखना है। अच्छा ठीक है, अब संभाल के कैसे रखें? अगर उड़ीसा एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर वेस्ट बंगाल एक्सपोर्ट कर रहा है, कहीं बाहर दे रहा है, दुनिया भर में दे रहा है, इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है जूट का, ठीक है। अब हम कह रहे हैं अगर हमें इस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, इस एक्सपोर्ट के बिजनेस को, ट्रेड को हमें स्ट्रांग रखना है, दैट मीन्स हमें इन स्टेट्स का साथ देना पड़ेगा। अगर हम एक्सपोर्ट ड्यूटी ले लें ऐसे प्रोड्यूस से, ऐसे ऐसे हमारे प्रोडक्ट से, जूट जो यहां से निकल के जा रहा है, दैट मीन्स उन स्टेट को घाटा हो रहा है, और स्टेट को घाटा हो रहा है मतलब सेंटर को भी घाटा हो रहा है। एक समय पर आज तो होगा ही होगा, जो इनको घाटा होगा वो यहां तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा घाटा। तो हमने क्या किया, हमने 1960 तक बोला कि
फाइनेंस कमीशन नहीं बोला, मतलब फाइनेंस कमीशन ने कहा कि आप एक काम कीजिए, ये जो स्टेट्स हैं आसाम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये इन स्टेट्स का जो नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि आप अगर इनसे एक्सपोर्ट ड्यूटी ले रहे हो, दैट मीन्स आप उसकी भरपाई करो इन lieu of assignment of any share of the net proceeds in each year of export duty on jute and jute products। ठीक है, हम इनकी भरपाई करेंगे, इनकी हेल्प भी करेंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने ये सजेस्ट किया कि आप इनको ग्रांट दो, इनको अलग से पैसा दो, क्योंकि आप इनसे एक्सपोर्ट ड्यूटी ले रहे हो इन स्टेट से, तो दैट मीन्स कि आप इनको कॉम्पनसेट करो किसी तरीके से, करो, करना पड़ेगा। स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स हमारा ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक्सपोर्ट जिस देश का अच्छा होगा, यानी कि उस देश से सामान बाहर जा रहा है और पैसा अंदर आ रहा है, ये हो जाए, इससे बढ़िया क्या ही है। ठीक है, अगर सामान अंदर आ रहा है, पैसा बाहर जा रहा है, वो नुकसान है। ठीक है, हर कोई कंट्री इंपोर्ट से इंडिपेंडेंट होना चाहती है, ऑयल से या किसी और प्रोडक्ट से। हमारा एक तो प्रोडक्ट है, कम से कम चाय है, जूट है, कॉटन है। उस समय ये सारे प्रोडक्ट ऐसे थे जो हमारा एक्सपोर्ट हमारा बनाते थे, एक्सपोर्ट का हमारा पूरा लिस्ट बनाते थे। तो हमने इनकी हेल्प करनी शुरू करी, पर ये हमेशा के लिए नहीं था। हमने कहा बाद में लेंगे आपसे, अभी आपको 10 साल के लिए दे रहे हैं, ये टेम्पररी है ये अरेंजमेंट हमारा, जो हम आपको इन स्टेट्स को हम चंदा दे रहे हैं, ग्रांट दे रहे हैं, बाद में ये नहीं चलेगा। ठीक है, बात खत्म हो गई। अभी फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट होती है राष्ट्रपति के पास जाती है, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने टेबल करते हैं, रख देते हैं दोनों लोकसभा राज्यसभा के सामने, और ये और बताते हैं कि साहब ऐसा था, फाइनेंस कमीशन ने हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी थी, और रिकमेंडेशन दी हमने, यूनियन सरकार ने मतलब नहीं मानी, हमने मना कर दिया, हमने कहा हम नहीं, अभी नहीं मान पाएंगे। तो अगर हमने नहीं मानी है, जैसे हमने यूपीएससी और एसपीएससी चैप्टर में देखा था कि अगर उनकी रिकमेंडेशन नहीं मानी जा रही है तो साथ में एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम लिख के दो, वही इनको भी देना पड़ेगा, राष्ट्रपति जी को देना पड़ेगा। जो राष्ट्रपति जी के पास रिपोर्ट गई है, साथ में इस रिपोर्ट को टेबल करते करते वो ये भी लिख के देंगे कि भाई मेरी सरकार ने ऐसे 5-6 रिकमेंडेशन थी जो फाइनेंस कमीशन ने दी, हमने नहीं मानी। क्यों नहीं मानी लिख के दो, नहीं तो पार्लियामेंट सवाल पूछेगी आपसे। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम एज टू द एक्शन टेकन ऑन इट्स रिकमेंडेशन। ठीक है, चलो बता दो, और रिकमेंडेशन दी है तो उस पर उन्होंने क्या क्या आपने विचार किया, क्या क्या आपने उस पर किया, लिख के दो इन्हें पूरा। अब हम बोलेंगे कि जो इनका जो रोल है ये निकल के आ रहा है एडवाइजरी नेचर का, ये खाली सलाह मशविरा कर रहे हैं, ये खाली बस सलाह दे रहे हैं। अब ये रिकमेंडेशन देते हैं टू द प्रेसिडेंट, दैट मीन्स द यूनियन सरकार, एंड ये जो रिकमेंडेशन होती है इट इज ओनली ऑफ एडवाइजरी नेचर एंड नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। सरकार के ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि मानोगे ही मानोगे, कब तक नहीं मानोगे, मानो। तो अगर ये नहीं मान रहे हैं वो भी लिख के दो अपने मेमोरेंडम में रिपोर्ट के साथ, और मान रहे हो तो ये लिख के बताओ कि आपने कितनी मानी, कितने पैसे अभी तक पहुंचवा चुके हो इन सारे स्टेट्स के पास। ठीक है, अब ये यूनियन सरकार के ऊपर है कि वो इंप्लीमेंट करे रिकमेंडेशंस को, ये जितना पैसा देना है, चंदा देना है, जो भी देना है स्टेट्स को या ना दे, उनके ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फोर्थ फाइनेंस कमीशन के जो हमारे चेयरपर्सन थे डॉक्टर राज मन्नार जी, इन्होंने कहा था कि देखो चूंकि फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, साथ ही एक क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम कोई एडवाइस दें और उस एडवाइस को नहीं माना जा रहा है, दैट मीन्स हमारी रिकमेंडेशन शुड नॉट बी टर्न डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनलेस देयर आर वेरी कंपेलिंग रीजंस। अगर बहुत ही मजबूरी हो, फाइनेंस कमीशन ने कह दिया कि साहब स्टेट्स को पैसा देना पड़ेगा वरना स्टेट्स टिक नहीं पाएंगे, स्टेट्स खड़े नहीं हो पाएंगे, लड़खड़ा जाएंगे, और सेंटर बोल रहा है कि मैं नहीं दे सकता क्योंकि सामने पाकिस्तान है, मुझे लड़ाई करनी है, जंग लड़नी है, 1971 हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत कुछ है, 65 की वॉर है। अब ऐसे में क्या होगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि यार हम अभी रुक जाओ, हम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हमारे पास एक बड़ी आपदा है, वो आपदा सॉल्व हो जाए हम सब दे देंगे। तो ये कंपेलिंग रीजन है, ये इंपॉर्टेंट रीजन है कि इस समय देश की अखंडता, संप्रभुता, एकता पे आंच है, देश की सुरक्षा पे आंच है, तब जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ ये कंपेलिंग रीजन है। कंपेलिंग रीजन ये नहीं है कि हमें जो है कुछ गेम्स कराने हैं, कंपेलिंग रीजन नहीं है। कंपेलिंग रीजन क्या होते हैं भाई, कोई बड़ी आपदा हो, कोई बड़ी चीज हो, सिविल वॉर हो जाए देश में, तो ये कंपेलिंग रीजन है कि भाई अभी नहीं दे रहे, पहले उसको, उस आग को संभालने दो जो आग लगी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बोला था इन्होंने राजमन्नार साहब ने। अब संविधान ने बोला हुआ है कि फाइनेंस कमीशन है हमारा बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। संविधान में लिखा नहीं है ये मेंशन, ये लाइन नहीं लिखी है, ये हम पढ़ के ऐसा मान रहे हैं कि संविधान ने एनविजाज किया है, संविधान ने ऐसा सोचा है कि हमारा फाइनेंस कमीशन जो होगा वो एक बैलेंसिंग व्हील है, वो एक ऐसा पहिया है जो बैलेंस करे हुए, मतलब वो तीसरा पहिया है जिसकी वजह से हमारी मोटरसाइकिल जो है, अगर ये मोटरसाइकिल है, ठीक है, तो मोटरसाइकिल कैसे बनाऊं, ठीक है ऐसे बना देते हैं,
ये रही मोटरसाइकिल, इसके 2 हैंडल है, ठीक है। अब अगर एक तीसरा पहिया मैं लगा दूं यहाँ पे, लो ये लग गया, तो इससे हमारा साइकिल बैलेंस हो गई। तो हम कह रहे हैं कि ये फाइनेंस कमीशन यही जो हमारा बैलेंसिंग व्हील है, बिटवीन व्हाट, बिटवीन हमारे सेंटर और हमारे स्टेट्स। क्यों? क्योंकि हमारा एक फिस्कल फेडरलिज्म है देश में। फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है? पैसे का आपस में देनदारी लेनदारी जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में होती है। अगर ये ना हो फेडरलिज्म, दैट मीन्स क्या है, पूरा देश फिर एक ही है। पूरा देश को मान लो यूपी ही कह लो पूरा ही देश यूपी है, ऐसा तो नहीं है। पूरे देश में 2800 स्टेट्स हैं, कई सारी यूटीज हैं। दैट मीन्स हमारा देश फेडरल है, फेडरल स्ट्रक्चर है, हर जगह अपनी अपनी सरकारें हैं। तो इन सरकारों को चलवाने के लिए पैसा लगता रहेगा, खर्चा होता रहेगा, ट्रेड होता रहेगा, टैक्स लगता रहेगा। तो उसको हम बोलते हैं कि हमारा फिस्कल फेडरलिज्म का एक फीचर है। और इस फिस्कल फेडरलिज्म का जो बैलेंसिंग व्हील है वो है फाइनेंस कमीशन। ठीक बात आ गई, ये बात समझ में आ गई। पर एक चीज और होती थी, याद करो 2014 से पहले तक प्लानिंग कमीशन होता था। प्लानिंग कमीशन क्या है? प्लानिंग कमीशन भी अपनी नीतियां बना रहा है, वो भी अपने एडवाइस देते थे खूब सारी। जो प्लानिंग कमीशन था वो भी सेंटर स्टेट फिस्कल रिलेशन में एक भूमिका निभाता था, और फाइनेंस कमीशन की जो भूमिका थी उसको अंडरमाइन कर देता था। फिर क्या हुआ, हमने कहा फाइनेंस कमीशन, इसको हमारे प्लानिंग कमीशन को तो बोलो बाय, अब नहीं चाहिए। फिर 2015 में प्लानिंग कमीशन की जगह आ गया हमारा नीति आयोग, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन हमारा। अब ये दोनों ही जो ऑर्गन हैं, नीति आयोग भी और प्लानिंग कमीशन भी, ये दोनों के दोनों नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ना तो ये संविधान में लिखे हैं कहीं दोनों के दोनों, ना ना ये किसी एक्ट के द्वारा बने हैं। दैट मीन्स ये हैं हमारे जस्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत बनने वाले। अब बन तो गए, ठीक है। अब अगर आप बन गए हो, दैट मीन्स क्या आपके पास उतनी पावर है जितनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पास है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली देखोगे, हो सकता है नीति आयोग अच्छी रिपोर्टें दे रहा हो, कई सारी रिपोर्टें दे रहा हो, बहुत सारे डायमेंशन पर रिपोर्ट देता है नीति आयोग। नीति आयोग की कई सारी रिपोर्ट्स आती हैं, पढ़ेंगे हम वो भी। तो जब नीति आयोग की अगर कोई उनके पास ऐसी मैंडेट नहीं है, ना उनके पास संवैधानिक शक्ति है, ना उनके पास कोई अधिनियम वाली शक्ति है, तो वो इससे तो कमजोर होने चाहिए कुल मिला के। पर देखोगे जनरली ना प्लानिंग कमीशन के आगे कोई फाइनेंस कमीशन की बहुत ज़्यादा जो थी हमारा इनका रोल था वो कम हो जाता था। और ऐसा ही नीति आयोग बहुत अच्छे डायमेंशन से रिपोर्ट देता है, बहुत अच्छे से फैक्टर्स के साथ, बहुत अच्छे पॉइंट्स के साथ अपनी रिपोर्ट देता है। तो जिसकी रिपोर्ट अच्छी होती है, जिसकी रिपोर्ट ज़्यादा चमकती है, वो दिखेगी। अब चाहे वो नीति आयोग हो, चाहे फाइनेंस कमीशन हो, चाहे कोई हो, ठीक है। हम आगे चले, हमने कहा यहाँ सर लक्ष्मीकांत का चैप्टर हो गया खत्म हो गया चैप्टर, ओवर, डन। अब हम पढ़ेंगे रिपोर्ट्स, हमें रिपोर्ट्स पढ़नी जरूरी है ये चीज, ठीक है। तो क्या हुआ, जो 15th फाइनेंस कमीशन है एनके सिंह जी की अध्यक्षता में, ये जब आया, इस कमीशन ने एक बात तो सेम करी। इस कमीशन ने कहा कि जो आप वर्टिकल डेवोल्यूशन कर रहे हो ना, ये आप सही कर रहे हो, इस पर हम अग्री कर रहे हैं आपसे। वर्टिकल डेवोल्यूशन क्या होता है? वर्टिकल डेवोल्यूशन मीन्स डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस ऑफ द यूनियन टू द स्टेट्स। मतलब जो यूनियन है, ये यूनियन है, ठीक है, सेंटर। अब यहाँ से ये सारे स्टेट्स निकले हैं, ये सारे स्टेट्स निकले हैं, ठीक है। स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, स्टेट 5, आगे और भी बहुत सारे खूब सारे होंगे, स्टेट 28 तक, ठीक है। चलो ये सब बन गए। अब क्या हो रहा है, जो पैसा ऊपर से नीचे जा रहा है स्टेट्स के पास, उसको हम बोलते हैं कि ये हो गया वर्टिकल डेवोल्यूशन। फिर इसके बाद आएगा हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, मतलब एक लेवल पे सब बाकी इन सारे स्टेट्स के बीच में डिवीजन कैसे हो रहा है। हमने कहा कि अगर 100 रुपए आप कमा रहे हो, तो आप 41 रुपए तो दे दो सारे स्टेट्स को। मतलब ऐसा नहीं है, 100 रुपए अगर सेंटर के पास है, दैट मीन्स 41 गो टू द स्टेट्स। अब बचा जो मेरे पास है वो मेरे पास रहेगा, ठीक है, रख लो आप उसको। 59 रुपीज अपने सेंटर के पास है, ये 41 को हम डेवोल्यूट करेंगे, मतलब डिवॉल्व करेंगे इन सारे स्टेट्स में। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए अलग कैलकुलेशन है, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स, वो सब छोटे भाइयों में आपस में डिवीजन हो रहा है 41 रुपीज का, ठीक है। चलो वो आगे देखेंगे। अब ये पहले हुआ करता था 42%, ये 14th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट थी। पिछले जो फाइनेंस कमीशन था, इससे पिछला वाला, एनके सिंह जी से पहला वाला, तो उन्होंने कहा था 42%। यहाँ पे जब हमने देखा कि जब हमारा जम्मू कश्मीर टूट के 2 यूटीज में बट गया, यूटीज ऑफ लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, तो हमने 1% का एडजस्टमेंट कर दिया, हमने कहा 41 कर दो उसको, ठीक बात है। अब यहाँ पे टोटल जो हमारा एक्सपेक्टेड हमारा जो टैक्स जो हमारा रेवेन्यू है वो होना है 5 साल में 135 लाख करोड़। अब 5 साल के अंदर है ये। अब इसको हम कैसे डिवाइड करें, कैसे आगे भेजें, स्टेटों को दे दें सब कुछ। आउट ऑफ दैट जो डिवाइजेबल पूल है
आफ्टर डिडक्टिंग सेसेस एंड सरचार्जेस एंड कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, इसको बोलते हैं हम डिवाइजेबल पूल। ये क्या हुआ? पूल माने पूल कोई स्विमिंग पूल नहीं है, तो एक डिवाइजेबल पूल है। पहले तो पूल समझो, पूल ऑफ मनी, एक पूल ऑफ मनी है, पैसे का एक गड्डी है, ठीक है। अब एक अगर गड्डी में बनाता हूं पैसे की, मान लो ये गड्डी है, ये ठीक है, ये गड्डी बन गई। अब ये जो गड्डी है, मैं कह रहा हूं कि इस गड्डी को कमाने में मुझे काफी सारा मेहनत लग गई, काफी सारा मुझे खर्चा लगा, और सेस थे इस पे, सरचार्ज थे इस पे अच्छा सेस सरचार्ज होते हैं, वो कई कई बार यूनियन ही लेता है। तो अब मैं कह रहा हूँ इस गड्डी को कमाने में मुझे कुछ मेहनत लगी होगी, जा जाके घर घर से मैंने पैसे लिए होंगे, जो भी किया होगा मैंने, तो उसको माइनस कर दो, उस अमाउंट को। और इसके अलावा जो सेस और सरचार्ज होते हैं जो यूनियन कलेक्ट करता है, उसको माइनस कर दो। अब जो बचा पैसा है, ये पैसी गड्डी है पूरी, पता नहीं कैसी दिख रही है इसमें, तो चलो बना देते हैं, अच्छी सी बना के देखते हैं। बहुत अच्छी बनी है, वाह। तो सब मिला जुला के काटने के बाद 135 लाख करोड़ में से 103 लाख करोड़ है जो कि बट सकता है, बटने लायक है। अब 103 लाख करोड़ का हम करेंगे सारा कैलकुलेशन, ठीक है। ये होगा हमारे इस फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से हमारा एस्टिमेट जो हमें स्टेट्स को बांटना है, ठीक है। चलो, अब ऐसा नहीं है कि स्टेट्स को 103 लाख करोड़ पकड़ा दिए सबको, नहीं नहीं नहीं, इसमें से सेंटर रखेगा अपने पास पैसे। ये डिवाइजेबल पूल है, ये इस 103 लाख करोड़ में से डिवीजन होगा सेंटर और स्टेट्स और बाकी सब में, ठीक है, ऐसे होगा। अब हम आगे चले, हमने कहा सर यहाँ जो हॉरिजॉन्टल है इसके बारे में बताओ, ये क्या हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल में हम देखेंगे कौन से स्टेट को कितना देना है, कौन से स्टेट को ज्यादा देना है, किसको कम देना है, किसको ऊंचे रखना है, नीचे रखना है, सब कुछ होगा। अब यहाँ पे फाइनेंस कमीशन ने बोला हुआ है कि जब आप बांटो हॉरिजॉन्टली, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, स्टेट 5, स्टेट 6, सारे इन सारे स्टेट्स में, तब आप ये याद रखना कि हमने कुछ आपको पैरामीटर दिए हुए हैं। कैसे कैसे पैरामीटर? पॉपुलेशन, एरिया, फॉरेस्ट, इनकम डिस्टेंस, टैक्स, फिस्कल एफर्ट, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ये इन्होंने दिए हैं, ठीक है। मैं ये मिटा रहा हूं ताकि आप बाद में लिस्ट आप देख लेना अच्छे से। तो पॉपुलेशन और हमारे इसको एरिया को, स्टेट का एरिया कितना है, स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, उसको दे दिया 15-15%। वेटेज, ये वेटेज है कि अगर टोटल जो डिविजिबल अमाउंट निकला, मान लो 103 लाख करोड़ है, बहुत रफली ले लेता हूं, उसका 40%, 40%, लगभग 40 लाख करोड़। तो 40 लाख करोड़ अब कैसे कैसे बट रहा है, किस किस स्टेट को कितना कितना जाना चाहिए, तो उसके लिए फैसला हो रहा है सारा कि 40 लाख करोड़ में से स्टेट 1 को कितना मिलेगा, स्टेट 2 को कितना मिलेगा। तो जो मिले उसको ये याद रखना कि वो 15% जो मैटर कर रहा है वो उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से मैटर कर रहा है, 15 उसके एरिया के हिसाब से मैटर कर रहा है, 10 उसके फॉरेस्ट कवर के ऊपर मैटर कर रहा है कि भाई उसने कोई जंगल वंगल बचा के रखे हैं स्टेट ने कि नहीं, कि सब कुछ काट कूट के उसने शहरें बना दिए, नहीं। फॉरेस्ट इकोलॉजी अब एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का भी पार्ट है, यूएन रिपोर्ट्स का भी पार्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स का भी पार्ट है। अब फॉरेस्ट इकोलॉजी पे जोर देने लग गई सरकार, एनवायरमेंट टॉपिक हमारा सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, रिमाइंडर फॉर यू, पढ़ते रहना भैया। फिर इनकम डिस्टेंस, इनकम डिस्टेंस क्या चीज़ है मुझे आगे ये समझानी पड़ेगी मुझे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टैक्स और फिस्कल एफर्ट, ये क्या होता है? टैक्स और फिस्कल एफर्ट होता है एक स्टेट ने कितना इंप्रूवमेंट किया है टैक्स कलेक्शन में पर कैपिटा। वाह सर वाह, क्या समझाए हो, वाह। तो मैं कह रहा हूं कि फिस्कल एफर्ट, टैक्स एफर्ट क्या हुआ, अब एक स्टेट है, स्टेट में शहर हैं, गांव हैं, लोग हैं, तो कई सारे मैं लोग बना रहा हूं यहाँ पे, छोटे छोटे लोग, ये लो मैंने बनाए 3 लोग। मैं कह रहा हूं 1990 में का खाली 1% टैक्स देता था इन 3 में से, अब जाके ये 2 हो गया है, या सन 2005 में ये 2 लोग हो गए थे जो टैक्स देने लग गए थे। अब 2020 में, यानी 21, 22, 23 कुछ भी ले लो, अब तीनों लोग टैक्स दे रहे हैं। दैट मीन्स कि स्टेट ने मेहनत तो करी है, स्टेट ने पूरा ट्राई किया है, और क्या किया है स्टेट ने, ये हासिल कर लिया है कि इंप्रूव कर दिया है। जो पहले 1% अकेले टैक्स देता था, अब वो बढ़ के तीनों लोग टैक्स देने लग गए। दैट मीन्स स्टेट ने एफर्ट किया है। तो ये वो चीज है टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट, कि स्टेट ने कितनी मेहनत करी है पर कैपिटा टैक्स कलेक्शन में। वाह, ये हुई बात। फिर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, दैट मीन्स TFR। किसी को पता है इसका मतलब क्या होता है? TFR क्या होता है? अगर किसी को पता है तो जरा बताना, ठीक है, नहीं पता तो मैं बताऊंगा ये भी आगे। सो ये वो सारे हमारे पैरामीटर्स हैं जो फाइनेंस कमीशन ने कहा कि प्लीज ये याद रखना, 12.5% वेटेज टू डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। के डेमोग्राफी क्या होती है? पॉपुलेशन जितनी हमारी स्टेट की है, जो एक्टिव है, एम्प्लॉयबल है, वर्दी है अच्छी काम करने के लिए, डेमोग्राफी हमारी। जैसे देश का डेमोग्राफिक, अभी इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा है, इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत स्ट्रांग है। चाइना
खोता जा रहा है, जापान खो चुका है, यूएस अभी अपना कैच नहीं कर पा रहा डेमोग्राफिक डिविडेंड। हम अपने प्राइम में हैं। हम 2060, 2070, 2080 तक हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है स्ट्रांग रहने वाला है। यानी हमारे पास देश में वर्किंग पॉपुलेशन बहुत अच्छी रहेगी, अच्छी पॉपुलेशन है हमारी। जापान खो चुका है। जापान में तो ऐसा हाल हो चुका है कि वहां पे एजेड लोग बहुत ज्यादा हैं। अब वहां पे जो जापान में बैंक्स होते हैं वो नेगेटिव इंटरेस्ट देते हैं। अगर आप जापान में बैंक में पैसा रखने जा रहे हो ना, तो वो कहते हैं हर महीने आपसे हम 100 रुपए काटना शुरू करेंगे, इस पैसे को निकालो, लेके जाओ, खर्चा करो। तो ये इशू है वहां पे, ऐसे ऐसे इशू है। चाइना में वन चाइल्ड वन, ये जो वन फैमिली वन चाइल्ड वाली पॉलिसी थी, चाइना परेशान हो गया, भुगत तो रहे ही है। इंडिया के पास अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत स्ट्रांग है और हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि हम कितने स्ट्रांग है इस समय। हमारे पास कितने एबल, कितने इंटेलिजेंट, कितने स्मार्ट हमारा यूथ है जो इंडिया में प्रोग्रेस के लिए अपना अपना जो क्या बोलते हैं कि अपना भागीदारी निभाना चाहता है। तो खैर ठीक है, ये होता है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, और ये डिपेंड करता है टीएफआर पे। टीएफआर किसी को आइडिया तो होगा क्या होता है, खासकर मैं मान के चल रहा हूँ मयूरी, डोमिनिक, राजन गुप्ता, तुम्हें तो पता होगा। ठीक है, ओके, हम आगे चले। हमने कहा रेवेन्यू डेफिसिट, ये बताओ ग्रांट, ये क्या हो रहा है सर? रेवेन्यू डेफिसिट माने क्या हुआ? रेवेन्यू डेफिसिट बेसिकली होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। वाह, क्या समझाए हो सर, क्या क्या ही कर रहे हो। तो कुल मिला के रेवेन्यू डेफिसिट होता है कि हमारा खर्चा कितना है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, बस यही है कि हमारी आमदनी कम है, हमारा खर्चा ज्यादा है, और वो हमारा हो गया डेफिसिट। लो, कमा तो रहे नहीं हो, खर्चा करे पड़े हो। वेस्ट बंगाल का जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो है 40,000 करोड़। इधर जो हमारा तेलंगाना है उसका रेवेन्यू डेफिसिट है 0। ये है, ये फर्क है। तो फाइनेंस कमीशन ने ये भी बोला हुआ है कि आपको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देना पड़ेगा स्टेट्स को, जहां जहां पे उनके पास रिक्वायरमेंट है टू मीट द फिस्कल नीड्स ऑफ द स्टेट्स ऑन देयर रेवेन्यू अकाउंट्स दैट नीड टू बी मेट, that remain to be met even after considering their own tax and non-tax resources and tax devolution to them। के स्टेट ने सब अपनी कमर तोड़ मेहनत कर ली, सब कुछ रगड़ लिया उन्होंने, पर क्या हुआ कि उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। उनके 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 जितने खर्चे हैं वो उनके पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो वेस्ट बंगाल 40,000 करोड़ पे है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि यहाँ पे यूपी का रेवेन्यू डेफिसिट 0 है। दिस इज 0, रेवेन्यू डेफिसिट 0 है यूपी का। दैट मीन्स यूपी इज परफॉर्मिंग गुड। यूपी का जो रेवेन्यू रिसीट्स है दैट इज वेरी गुड, दैट इज ओके। और एक्सपेंडिचर भी कर रहा है यूपी खर्चा बहुत कर रहा है, यूपी बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है, यूपी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ला रहा है, तो ये अच्छा है। ठीक है, ये फाइनेंस कमीशन ने बोला कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है देन यू नीड टू गिव रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। ठीक बात है, ओके। यहां इट इज बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म नॉर्म्स ऑफ असेसिंग रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन। 15th फाइनेंस कमीशन ने बोला है कि टोटल रेवेन्यू डेफिसिट हमारा जाने वाला है 2,94,000 करोड़ ओवर द अवार्ड पीरियड टू फॉर 17 स्टेट्स। इन सारे स्टेट में जहां जहां पे ये जाना है पैसा, वो इतना जाने वाला है। प्लीज बी रेडी, ये लेंगे स्टेट आपसे, जब लेंगे तब लेंगे, लेकिन देख लो नंबर इतना है, अब स्ट्रांग हो जाओ, आप समझ लो कैसे करना है। हम पीछे चले, हमने कहा सर परफॉर्मेंस बताओ पहले इनकी, कुछ काम तो कर रहे थे अच्छा अच्छा। तो परफॉर्मेंस इंसेंटिव दिया जाएगा अगर स्टेट ने अच्छा प्रदर्शन किया है तो। अब ये कुछ कुछ 4 थीम के अराउंड होता है। कैसे कैसे? पहला तो है सोशल सेक्टर, कि अगर आपने हेल्थ एजुकेशन पे अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, लो बनाओ 5 स्कूल और बनाओ, इसी बात पे 5 हॉस्पिटल और बनाओ। ठीक है। दूसरा रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी माने क्या? ग्रामीण जो हमारी अर्थव्यवस्था है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट है यार, बात समझ में आती है कि यहाँ पे हमारे देश में 2/3 ऑफ कंट्री पॉपुलेशन है जो ग्रामीण इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पार्टिसिपेट करती है किसी भी तरीके से, एग्रीकल्चर में या एग्रीकल्चर के अराउंड जो एलाइड इंडस्ट्री होती हैं। एग्रीकल्चर तो एक इंडस्ट्री हो ही गई होगी अपने आप में, ठीक है, पर एग्रीकल्चर के आगे पीछे भी तो इंडस्ट्रियां होती हैं बहुत सारी। ट्रैक्टर या फूड प्रोसेसिंग जो हमारी इंडस्ट्री है वो भी ग्रामीण परिवेश में लगती है। जैसे आगरा के आसपास आलू उगता है, तो आलू जब उगता है सर्दियों में, जब लगाया जाता है, अब किसान उम्मीद करता है कि प्रभु भगवान बस कोहरा पाला ना पड़ जाए, आलू गल ना जाए, सड़ ना जाए। तो ऐसे में क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। अब जो कंपनियां होती हैं, जैसे लेज की कंपनी, चिप्स की कंपनी है, कोई पेप्सिको है, तो लेज का ओनर पेप्सिको है ना, तो अब पेप्सिको क्या करती है? किसानों से बात कर लेती है। वो कहती है कि हम आपसे आलू खरीदेंगे, पर हम चाहते हैं कि आप पर्टिकुलर वैरायटी का आलू लगाना,
ऐसा बड़ा वाला आलू आलू लगाना, मीडियम साइज का जो भी हो, और हमारा एक आदमी जो होगा कंपनी का, वो आपके पास आता जाता रहेगा, किसान के पास, फसल की पूरी देखरेख करेगा, इंश्योरेंस भी देगा, सब कुछ करेगा, हम बाद में आपसे इसकी डील करेंगे। दैट मीन्स कि फ्रीटो ले भले ही पेप्सी कोई कॉर्पोरेट कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कहीं होगा, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, कहीं ना कहीं, पर वो उनका रूरल इकोनॉमी में उनका उनका योगदान है। क्यों? क्योंकि वो खेतों में जाके अपना आदमी बेचते हैं, वहां से डीलिंग करते हैं, वहां से लदवा के आलू टेस्ट करा के सैंपल ला के पेमेंट करते हैं किसान की। तो यानी कि वो रूरल इकोनॉमी का पार्ट है। 2/3 से ज्यादा पॉपुलेशन देश की लगी हुई है रूरल इकोनॉमी में। 70% से ज्यादा टोटल हमारी जितनी वर्कफोर्स है, एक्टिव वर्कफोर्स, जो कर्मयोगी जो लोग हैं, वो रूरल इकोनॉमी में है। साथ ही 40% देश की 46% देश की नेशनल इनकम इकोनॉमी से आ रही है जो रूरल एरियाज में है। ठीक बात है। तो इसलिए रूरल इकोनॉमी हमारा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हो गया है, और ये एक हमारा परफॉर्मेंस इंसेंटिव का एक बेंचमार्क है। पहला सोशल था, दूसरा ये है। ठीक बात है। अब यहाँ पे जहां जहां इन्होंने फोकस किया एग्रीकल्चर पे एंड मेंटेनेंस ऑफ रूरल रोड्स पे, जरूरी है। रोड है तो सब कुछ है, रोड हो जाएगा तो ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाएगा, अपना आना जाना शुरू हो जाएगा, और रोड्स सही हो जाएंगी, हॉस्पिटल एजुकेशन भी सही होने लगेगा धीमे धीमे। ठीक बात है। तीसरा हो जाएगा हमारा गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, अंडर विच इट हैज रिकमेंडेड ग्रांट्स फॉर जुडिशरी, स्टैटिस्टिक्स, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स। कि आप स्टेट्स में, हम ये बात करते हैं स्टेट्स अच्छी तरह से इंप्रूव करें। हम कहना चाह रहे हैं कि स्टेट्स में अपनी जुडिशरी, लोक अदालत हो, पंचायती राज हो, छोटे छोटे फैसले ले ले, या स्टैटिस्टिक्स, हर स्टेट का अपना डेटा अच्छे से इंप्रूव करो, बढ़िया बनाओ, एकदम एग्जैक्ट, एक्यूरेट, टू द टी, बिल्कुल लास्ट डिजिट डेसिमल तक तुम्हारा अगर डेटा अच्छा होगा, बढ़िया बात है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, कई सारे स्टेट्स में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे हाथरस, कासगंज, इन एरियाज में। ये बहुत अच्छे बड़े सिटीज तो है नहीं यूपी के, ये छोटे सिटीज हैं। तो कासगंज में हींग मिलती है। हींग जानते हो, खाने में जो खाने में डाली जाती है हींग, जिसका फ्लेवर बहुत ही ज्यादा तीखा सा होता है। तो अब क्या होता है, हींग आती है वैसे तो अफगानिस्तान से, जो सबसे अच्छी हींग होती है। तो अब इस हींग की प्रोसेसिंग होती है कासगंज में, हाथरस में, इन एरियाज में। अब यहाँ पे क्या होता है कि हाथरस चाहता है कि मेरे यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्री लग जाए हींग की। तो यानी कि मेरे इंडस्ट्री लगेगी, मेरे यहाँ लोग आएंगे काम करने आसपास के जो आजू बाजू के एरिया से। तो हाथरस एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। ये हुआ। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद एक चूड़ियों का शहर कहा जाता है कि भाई यहाँ चूड़ियाँ मिलती हैं, कांच का शहर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग कांच का काम करते हैं। अगर आप कभी आगरा से कानपुर जाओगे तो आप देखना फिरोजाबाद से पार होते समय आपको दोनों तरफ हाईवे के कांच के दुकानें दिखेंगी, फैक्ट्रियां दिखेंगी, सब कुछ दिखेगा। यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशन रखते हैं, ऐसे ही कुछ अपनी उम्मीदें रखते हैं कि हमारे यहाँ बड़ी इंडस्ट्री आए, हमारे यहाँ रेगुलराइज हो जाए, पूरा सेक्टर जो है फॉर्मलाइज हो जाए, और एकदम अच्छे से यहाँ पे इंडस्ट्री लग लग के यहाँ पे अच्छा मार्केट बने, सब कुछ हो। ठीक है। तो ये उनका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। आप सुधारो स्टेट्स और हमसे और लो परफॉर्मेंस इंसेंटिव। चौथा जो इन तीनों से अलग है वो है परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव सिस्टम फॉर द पावर सेक्टर, विच इज नॉट लिंक्ड टू ग्रांट्स बट प्रोवाइड्स एन इंपॉर्टेंट एडिशनल बोरोइंग विंडो फॉर स्टेट्स। ठीक बात है। काम करो पावर सेक्टर में, अच्छे से काम करो, आपके यहाँ बिजली ना कटे, आपके यहाँ कुछ हो नहीं, बढ़िया है, आप करोगे हेल्प मिलेगी। यहाँ पे हम आपको अच्छे से ग्रांट देंगे, हेल्प भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। हम चले कि इनकी लिस्टिंग कर दो सर, ये रही लिस्टिंग सारी। टोटल हमारा जा रहा है 1,33,062 बहुत बड़ा नंबर है। तो ये उसी का जो पिछले साइड में हमने पढ़ा, ये उसी का सारा डाइवर्सिफिकेशन है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, लोकल गवर्नमेंट ग्रांट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स, सेक्टोरल ग्रांट्स फॉर हेल्थ, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, पीएमजीएसवाई रोड्स, जुडिशरी, स्टैटिस्टिक्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट स्पेसिफिक अगर कुछ पैसा देना है अलग से, टोटल अपना ये रहा। ठीक है, ये हो गया हमारा। हम चले आगे। बताओ सर, अब मेन चीज पे आओ, लोकल गवर्नमेंट्स। ये इस बार का तय हुआ है नई चीज। ये बोली गई है 15 फाइनेंस कमीशन में कि भाई जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जो शहरी निकाय हैं, हम इनको कैटेगराइज कर रहे हैं 2 ग्रुप में। अच्छा, कैसे कैसे करोगे? तो करेंगे जनसंख्या के आधार पर, खाली साफ बात। जनसंख्या ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम, बस। एंड डिफरेंट नॉर्म्स हैव बीन यूज्ड फॉर फ्लो ऑफ ग्रांट्स टू ईच बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक नीड्स एंड एस्पिरेशन। आप इस चार्ट को देख पाओ, अगर दिख पा रहा है तो देखते हैं, चलो ठीक है। टोटल है 1,55,628 करोड़। ठीक है, ये पैसा बटना है, कहां बटना है? ये पैसा शहरों को बटना है। अब हमने ऐसे शहर बांटे और ऐसे शहर बांटे। कैसे बांटे हैं हमने? हमने बांटे हैं 50 मिलियन प्लस पॉपुलेशन अर्बन एग्लोमेरेशंस। एग्लोमेरेशंस, एग्लोमेरेशन माने होता है कि जो एग्रीगेट होता है उसी का एक वर्जन है। लो,
अच्छा ठीक है, क्या होना है कि हमने ऐसे 50 ऐसे शहर ढूंढे, हमने ऐसे 50 जगहें ढूंढी जो मिलियन प्लस पॉपुलेशन है, जिनकी 10 लाख से ज़्यादा आबादी है, और हम इनको अपने हेल्प करेंगे, हम इनको ग्रांट देंगे, सब कुछ देंगे। फॉर वॉट? फॉर इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी, फॉर इम्प्रूविंग वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन। क्यों? क्योंकि ये वो जगह हो जाएंगी जिन पे आबादी ज़्यादा है। ज़्यादा आबादी होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन की वजह से पोल्यूशन ज़्यादा होगा, सीवेज ज़्यादा होगा, रोड वोड सारी चीज़ें जो जो शहरी निकाय में जो प्रॉब्लम आने वाली है लोगों को, जैसे दिल्ली नोएडा में प्रॉब्लम आती है पोल्यूशन की, एयर क्वालिटी की, दिल्ली में प्रॉब्लम आती है सीवेज की, या और चीज़ों की, सैनिटेशन की, कि वहाँ पे क्या होता है, जो सीवेज का पानी है वो सड़कों पे आ जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम अपनी अपनी सुलझवाओ, अपने सही करो, ये इसको सुधारो इसको, क्योंकि यहाँ पे मिलियन प्लस लोग रहने लग गए हैं। जो नॉन मिलियन प्लस पॉपुलेशन है वहां पे हम फोकस करेंगे ड्रिंकिंग वाटर पे, कभी तो पानी तो मिल जाए पीने का, बाकी सब बातें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन, अदर अनटाइड ग्रांट्स फॉर रिमेनिंग सर्विसेज, वो सारी चीजें। बचा हुआ जो कॉमन जा रहा है वो है हेल्थ सर्विसेज में, शेयर्ड म्यूनिसिपल जो जो हमारी सर्विसेज हैं, और तीसरा है इंक्यूबेशन फॉर न्यू सिटीज, यहां जाएगा। ठीक बात है, चलो जाए तो जाए, पता चले कितना गया है। अब ये ग्रांट इसलिए जा रहा है क्योंकि बेसिक ग्रांट्स आर प्रपोज ओनली फॉर सिटीज एंड टाउन्स ओनली हैविंग पॉपुलेशन ऑफ लेस देन अ मिलियन, जो बेसिक जाएगा ये वाला इधर का हिस्सा, और अच्छा वाला फॉर मिलियन प्लस सिटीज 100% ऑफ द ग्रांट्स आर परफॉर्मेंस लिंक्ड, बाकी थ्रू द मिलियन प्लस सिटीज चैलेंज फंड। एक फंड बना दिया गया कि ये लो, ये ले जाओ, इसमें अच्छा काम करोगे तो मिलेगा आपको। ठीक है, हो गया। चले हम आगे, पीछे चलो। 14th फाइनेंस कमीशन जो 15वें से पहले आया था, 2009-10, सॉरी 9-10 तो नहीं, 2000 आई थिंक 2007 में आया था। तो अब यहाँ पे जो मेजर रिकमेंडेशन थी इनकी वो देख लेते हैं एक बार, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से चेंज शुरू हुआ है। तो चेंज कैसा हुआ है? इन्होंने पहले बोला था कि भाई, 14 कमीशन पहली बार था जिसने बोलना शुरू किया कि भाई आप लोग पहले देते थे 32% खाली स्टेट्स को, नहीं, अब समय बदल गया है, लोग नए आ गए हैं, स्टेट्स बढ़ने लग गए हैं, स्टेट्स का काम ज्यादा हो गया है, स्टेट्स को 32 से बढ़ा के अब 42% पे रखो। जो पहले सेंटर खाली 100 रुपए में से 32 रुपए देता था सारे स्टेट्स पर, जब बांट लो अपने आप में आपस में, तो अब उसको बढ़ा के हमने कहा नहीं नहीं नहीं, 32 को 42 करो, 42% करो, 10% का इंक्रीमेंट करो। ठीक है, 15 ने बोला 42 बिल्कुल सही है, 1% हम कम और कर दे रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है टूट गया। अब यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट जो है देश का, वो जीडीपी का 3% होना चाहिए बाय 2016-17, और जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है वो 0 करवा दो बाय 2019-20। कमेंट करके बताओ हमारा फिजिकल डेफिसिट अभी कितना चल रहा है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि इस देश की जो यूनियन गवर्नमेंट है बहुत अच्छा काम कर रही है, कि एक्चुअली में उन्होंने जीडीपी का जो फिजिकल डेफिसिट है वो परसेंटेज बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है। दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर इकोनॉमी। सो एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट फिजिकल काउंसिल टू अंडरटेक असेसमेंट ऑफ द फिजिकल पॉलिसी। क्योंकि क्या होगा, जब हमको बजट, जब हम पढ़ते हैं बजट वाला जो हमारा यूनियन का बजट आता है, उस समय बजट के प्रपोजल आते हैं कि साहब हम इतने पे इतना टैक्स लगाएंगे, यहाँ पे ये खर्चा करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल को इतना खर्चा जाएगा, या कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज को इतना जाएगा, जो भी जाएगा, तो ये बजट में आता है। अब बजट की वजह से जो हमारे यहाँ फिजिकल पॉलिसी के इम्प्लीकेशन होंगे, फिजिकल पॉलिसी यानी कि जो हमारी जो आर्थिक जो हमारी नीतियां हैं उसमें जो उसकी वजह से जो जो बदलाव होंगे उसको असेस करने के लिए एक फिजिकल काउंसिल बनवा लो सर, वो अच्छी चीज है, उसको रखे रहने दें, वो काउंसिल पढ़ता रहेगा, अपनी रिपोर्टें देता रहेगा। रिप्लेस द एग्जिस्टिंग एफआरबीएम एक्ट विद डेट सीलिंग एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन। एक नया एक्ट लेके आओ, एफआरबीएम जो एक्ट है उसको बोलो टाटा बाय बाय, आप जाओ यहाँ से, एक नया एक्ट आना चाहिए, डेट सीलिंग एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक पॉइंट के ऊपर आप उधारी नहीं दे सकते ना ले सकते। दूसरा, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप आर्थिक रूप से रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। तीसरा, डू अवे विद द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्पेशल एंड जनरल कैटेगरी स्टेट्स। स्टेट्स में कैटेगरीज होती है, जैसे कुछ आपको पता होगी, किसी ना किसी को पता होगी, एक तो होती है जनरल कैटेगरी स्टेट्स, ठीक है, चलो जनरल तो जनरल ही है, क्या करें। फिर एक आ गए स्पेशल स्टेट्स, अच्छा ठीक है, फिर एक आएंगे हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ये अलग हैं, लो कैटेगरी स्टेट्स। तो मुझे एक बात बताना, इनमें से कौन से स्टेट्स हैं जो कि पार्लियामेंट के एक्ट के बाद बनाए जाते हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स या स्पेशल स्टेट्स? क्योंकि किसी एक में ना 2/3 ऑफ स्पेशल मेजोरिटी लगती है हमारे इसके पार्लियामेंट की अप्रूव करवाने में। कोई सा स्टेट अगर स्पेशल मेजोरिटी है कि नहीं, सॉरी
अगर कोई सा स्टेट अगर स्पेशल उसको बनाना है तो कौन सा बनाना है, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट कहलाएगा या स्पेशल स्टेट कहलाएगा। ठीक है, नाउ डू अवे विद प्लान एंड नॉन प्लान डिस्टिंक्शन इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट्स कई बार बोलती हैं कि साहब हमारा कुछ खर्चा होगा जो हमारा प्लान खर्चा है। जैसे हमारा प्लान है कि सर हम एक्सप्रेसवे बनाएंगे, कहाँ का बनाएंगे, अरे पूरे स्टेट बना लेंगे। बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, प्लान लाओ पहले, कहाँ कहाँ से कहाँ तक, कौन कौन से गाँव के बीच में से जाएगा, कौन कौन से खेत को आप वो करोगे, एक्वायर करोगे, पूरा बताओ क्या क्या करोगे। तो हम उसे कहेंगे कि साहब ये तो हमारा होगा प्लान एक्सपेंडिचर। कुछ होगा हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। स्टेट कह रहे हैं अरे कुछ तो पैसा दो, हम बाद में खर्चा कर लेंगे, पहले दे दो बस। अच्छा ठीक है, तो हम कहते थे पहले कि वो प्लान एक्सपेंडिचर अलग होता है, नॉन प्लान अलग होता है। पर 14th फाइनेंस कमीशन ने बोला इस डिसीजन को हटा दो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, एक ही है एक्सपेंडिचर आपका होगा जो प्लान ही होगा। कॉम्पनसेट स्टेट्स फुली 100% फॉर 3 years इन केस ऑफ रेवेन्यू लॉस आफ्टर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन। के जब जीएसटी लग जाए और स्टेट्स का नुकसान हो जाए किसी तरीके से, तो आप 3 साल तक स्टेट्स की भरपाई करना पूरी, जो जो उनको लॉस हो रहा है, सेंटर को बोला जा रहा था। चलो ठीक है, आगे चले। वही सेंटर का डिवीजन पूल वाली बात जो मैंने करी थी। तो पहली बार तो 14 हमारे एफसी ने बोला था 32 से बढ़ा के 42 करो इन्हें, जरूरी है। अब स्टेट बड़े हो गए, अब छोटे भाई नहीं रहे, बड़े हो रहे हैं, एडोलेसेंट हो रहे हैं, ये 18 की एज आती जा रही है इनकी पॉकेट मनी बढ़ाओ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, जब स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको, देन यू हैव टू यूज ब्रॉड पैरामीटर्स। ये यूज किया हमारे 14th फाइनेंस कमीशन ने। ठीक है, ये है 14th फाइनेंस कमीशन का तरीका, ये है 15th का फाइनेंस कमीशन का तरीका। इस पे देखते हैं, इस पे नजर डालते हैं। तो पॉपुलेशन को 14th फाइनेंस कमीशन ने बोला कि मैं दूंगा 27.5% वेटेज, 27.5%, यानी कि इसमें से 17.5% तो एक होगा 17.5%, और एक होगा जो होगा 10%। इसको दूसरे ढंग से करेंगे। ठीक है, अच्छा इसको इन्होंने ऐसे किया है, ये रहा 10%, तो टोटल बना के हो जाएगा 27.5%। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 17.5% को तो रखा इन्होंने 1971 के अपने जो नंबर पे, 10% को रखा इन्होंने 2011 के नंबर पे। 2 बार सेंसस हो चुका है, 1971 और 2011। ठीक है, तो इसको कर दिया इन्होंने 17.5, इसको कर दिया इन्होंने 10। एरिया, जिस स्टेट का जितना एरिया उस हिसाब से, तो एरिया को इन्होंने दे दिया 15%। इसके अलावा फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को 7.5% दिया गया। इनकम डिस्टेंस, मुझे ये आपको बताना है ये क्या होता है। ठीक है, इसको दे दिया गया। 15th फाइनेंस कमीशन जब आया, इन्होंने कहा हम कुछ एडिशनल चीजें लेके आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि जो हमारा पॉपुलेशन है हम उसको बोलेंगे 15%, इसके ऊपर नहीं। ठीक है, एरिया 15%, फॉरेस्ट इकोलॉजी हम बढ़ा रहे हैं 10% वेटेज देंगे, जो स्टेट अच्छा करेगा वो पाएगा। इनकम डिस्टेंस को हम कर रहे हैं 50 से 45%। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस हम नई चीज ला रहे हैं, टैक्स एफर्ट को हम नई चीज ला रहे हैं, 2.5%, 12.5%, ऐसे किया हमने। अब ये सब क्या है, तो आगे चलते हैं। तो जब आप इनकम डिस्टेंस पढ़ोगे ना कहीं पे, तो इनकम डिस्टेंस वैसे तो इकोनॉमी में आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि स्टेट्स ने कैसे कैसे अपने मुश्किलों का सामना किया है। जब हमें ये डेवोल्यूशन समझना है कि जो पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये फेयरली हो, ठीक है, ये प्रोग्रेसिवली हो जाए, भाई अच्छे से हो जाए सब स्टेट्स के बीच में आपस में, तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि भाई कैसे करोगे, कैसे स्टेट को नापोगे, कैसे स्टेट को आंकोगे। तो हमने एक स्टेट की निकाली क्या, हमने एक स्टेट की निकाली जीएसडीपी। जीएसडीपी जैसी जीडीपी होती है इंडिया की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ऐसे ही हर स्टेट की अपनी जीडीपी होगी, कोई ना कोई कुछ तो होगी। तो हमने उसको बोला कि वो होती है जीएसडीपी। अब मैं निकालूंगा पर कैपिटा, मतलब पर कैपिटा मींस पर पर्सन। तो मैं कैसे निकालूंगा इसको, मैं बोलूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा जीएसडीपी को, जीएसडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। लो, अब एक व्यक्ति की आमदनी या उत्पाद तो निकल ही आएगा मेरे पास, एवरेज अराउंड। तो एवरेज जब आ जाएगा मैं समझ जाऊंगा मेरी कहानी कहाँ है। अब जब ये मैं फॉर्मूला निकाल लूंगा ये दोनों को डिवाइड करके, तो मैंने देखा कि गोवा या सिक्किम, ये स्टेट तो बाजी मार गए, ये स्टेट तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। पर मैंने एक चीज और नोटिस करी, मैंने कहा ये स्टेट है कौन, ये स्टेट तो चुन्नू मुन्नू है, जरा जरा से हैं। फिर मैंने देखा इनके बाद क्या आ रहा है, इनके बाद आ रहा है हरियाणा, अच्छा, इसके बाद आ रहा है हिमाचल। तो हिमाचल में तो आधे से ज़्यादा हिमाचल तो पहाड़ों से ही गिरा है, पहाड़ ही है उसमें, तो लोग तो कम है। फिर हमने कहा हरियाणा, ठीक है इसको चुनते हैं। अब हमने हरियाणा को
बना दिया एक बेस लाइन। लो यहां है। अब मैंने कहा हरियाणा को मैं यहां रख रहा हूं, ये रहा, ये है मेरा हरियाणा। अब जो स्टेट पर कैपिटा जीएसडीपी जिस भी स्टेट की हरियाणा से ऊपर नीचे है मैं उसको नापूंगा। ठीक है, तो मैंने देखा कि भाई ये जो गोवा था ये तो यहां बैठा है। ठीक है, गोवा ये रहा, सिक्किम ये रहा, मान लेते हैं ऐसे ऐसे कहीं हैं। पर जो हमारे हारे गुजरे स्टेट्स हैं, जैसे कि हमारे ये बैठा हमारा एपी। एपी मीन्स अलग पांडे नहीं, एपी मीन्स एपी मीन्स आंध्रा। सो और हमारा दूसरा स्टेट है जो और भी ज्यादा परेशान है, वो यहां है, वो है हमारा यूपी। तो अब मैं देख रहा हूं कि हरियाणा से अच्छा ये है, हरियाणा से नीचे ये है। अब जो इनके बीच में ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला डिस्टेंस, समझ गए? ये है इनकम डिस्टेंस, इनकम डिस्टेंस पर कैपिटा। इसी को हम बोलते हैं कि हम इसको सबसे ज्यादा वेटेज देंगे। 15 फाइनेंस कमीशन में इनकम डिस्टेंस को 45% दिया गया है वेटेज, और पुराने वाले वेटेज जब ये था 14 फाइनेंस कमीशन था उसमें दिया गया है 50%। ठीक है, ये बात हो गई। फिर अब इसमें नए वाले में बोला गया था कि हम नई चीज और जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? हम नई चीज जोड़ रहे हैं, 2.5% हम जोड़ेंगे टैक्स एफर्ट। ठीक है, उसके बाद हम 12.5% जोड़ेंगे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, यानी कि ये है हमारा TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। याद आया कि हम कितने ज्यादा प्रजनन वाले स्टेट हैं, ज्यादा जो बच्चे लोग पैदा कर रहे हैं, ज्यादा जो अगर कर रहे हैं तो उसको फिर उस हिसाब से आंका जाएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को हम 10% देंगे, ये रहा। फिर इसके बाद पॉपुलेशन एरिया, ये रहे हमारे पॉपुलेशन एरिया दोनों। ऐसे करके हमने बांट दिया। स्टेट्स का जो परसेंटेज शेयर है डिवाइजेबल पूल में से अब बढ़ता जा रहा है। पहले होता था 29, 30, 32 तक था, 13 फाइनेंस कमीशन था। फिर 14 फाइनेंस कमीशन ने बोला कि नहीं नहीं 13 वाला बहुत पीछे था, आगे बढ़ाओ उसको, स्टेट को ज्यादा पैसा चाहिए। 15 ने भी कहा हाँ हाँ सही तो कह ही रहे हो तुम, ठीक है मान लेते हैं। तो अब ये समझ लो कि ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं इनकम डिस्टेंस। ये है इनकम डिस्टेंस। यहां पे क्यों नहीं लिया हमने सिक्किम और गोवा? क्योंकि स्टेट बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा स्टेट है। अब वो तो अच्छा परफॉर्म कर ही सकता है ना, जो छोटा एरिया में है, ज्यादा उसमें ज्यादा लोग हैं ही नहीं, कम ही लोग हैं। जीएसडीपी जितनी भी हो, पॉपुलेशन कम है, अगर डिनोमिनेटर कम रहेगा, मैथ साइंस के स्टूडेंट्स प्लीज आंसर मी, अगर पॉपुलेशन कम है दैट मीन्स ये रेशियो का नंबर तो इंक्रीज हो जाएगा ना, रेशियो बढ़ जाएगा। तो अब ये तो अननेचुरल है कि हम गोवा सिक्किम को मान लेंगे हाँ यही आदर्श है। नहीं नहीं, ऐसे आदर्श नहीं होंगे यार, देश हमारा पूरा बहुत सारी डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ, बहुत तरीके के लोग हैं। तो वही हमने देखा 11, 12, 13, 14 जो फाइनेंस कमीशन थे यहाँ पे, अब जाके हमने पहली बार 15 फाइनेंस कमीशन में तो इसी का जिक्र देखा है, फॉरेस्ट कवर का पहली बार। ठीक है, इसके अलावा पॉपुलेशन 2011 की ली गई 10%। हमने कहा 2011 की लेंगे, क्योंकि 2011 की लेने से नुकसान फायदे दोनों चीजें हैं। साउथ के स्टेट्स परेशान हो रहे थे कि भाई 2011 की पॉपुलेशन ले रहे हो तो हम तो हार गए, वैसे ही बिना लड़े हार गए, हम तो अच्छा काम करके हार गए। और यूपी बिहार बीमारू स्टेट जो हैं, वो जो है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, ये सारे स्टेट जो हैं ये तो मजे ले रहे हैं काम बिगाड़ने के बाद भी, देश की पॉपुलेशन में बढ़ावा योगदान देने के बाद भी। तो हम फिर करें क्यों मेहनत, अच्छा काम क्यों करें? नहीं करें पॉपुलेशन कंट्रोल, हम भी बढ़ा देंगे तब। तो इन्होंने कहा ज़्यादा मत बढ़ाना, 10% है पॉपुलेशन का वेटेज। ठीक है, ओके। बाकी इन्होंने सब तरीके से 50% दिया इनकम डिस्टेंस को, जो हमने अभी देखा है पीछे। इसके अलावा 17.5% पॉपुलेशन जो हमारा 1971 सेंसस था उसको। ठीक है, ऐसे करके टोटल इन्होंने कर दिया। अब हम आगे चले, हमने कहा आगे बताओ सर क्या है। ग्रांट्स इन एड, यही चंदे वाली बातें, ये जो पैसा बढ़ रहा है, फाइनेंस कमीशन का मेन काम तो यही है, बताओ कैसे कैसे पैसा दे रहे हो चंदे में। तब टैक्स कलेक्शन का जो पैसा तो प्रोसीड तो आपस में बांट लिए इन्होंने, चंदे में बात करते हैं। बिसाइड्स द टैक्स डिवॉल्व टू स्टेट, अनदर सोर्स ऑफ ट्रांसफर्स फ्रॉम द सेंटर टू स्टेट इज ग्रांट्स इन एड। कि टैक्स तो बटेगा ही बटेगा आपस में, एक और तरीके से पैसे का आवंटन होता है, अनदर सोर्स ऑफ ट्रांसफर है, वो है फ्रॉम सेंटर टू स्टेट्स, वो है ग्रांट्स इन एड। ठीक है, अब रिकमेंडेशन थी 14 फाइनेंस कमीशन की कि ग्रांट्स इन एड 12% ही हो ऑफ द सेंट्रल ट्रांसफर टू स्टेट्स। ठीक है, रिकमेंडेड ग्रांट्स टू स्टेट्स फॉर 3 पर्पसेस, 3 जगह के लिए उन्होंने बोला कि आप चंदा देना 3 कारणों के लिए, और आप पैसा दे रहे हो दैट मीन्स आप बता सकते हो और आप पूछ सकते हो कि पैसा कब खर्च हो रहा है और क्यों नहीं खर्च हो रहा है, जो मैंने पैसा दिया है किस काम के लिए, डिजास्टर रिलीफ के लिए, केवल लोकल बॉडीज के लिए, दैट मीन्स अर्बन लोकल बॉडीज,
एंड ऑल्सो रूरल लोकल बॉडीज, और तीसरा रेवेन्यू डेफिसिट। अगर आपका रेवेन्यू डेफिसिट आपका हो गया है, वेस्ट बंगाल 40,000 करोड़ का डेफिसिट है इनका रेवेन्यू में, ठीक है, तब आप देना पैसा, चौथे किसी कारण के लिए नहीं। अब इसके बाद सेवरल अदर टाइप ऑफ ट्रांसफर भी होते हैं दैट हैव बीन प्रपोज्ड इंक्लूडिंग ग्रांट्स टू रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, इनको देने के लिए परफॉर्मेंस ग्रांट अलॉन्ग विद ग्रांट्स फॉर डिजास्टर रिलीफ एंड रेवेन्यू डेफिसिट, ये भी देने पड़ेंगे इनको कि ठीक है भैया सेवरल जो बहुत तरीके ट्रांसफर हो रहे हैं, कैसे कैसे हैव बीन प्रपोज्ड इंक्लूडिंग ग्रांट्स टू रूरल अर्बन लोकल बॉडीज, परफॉर्मेंस ग्रांट्स, ग्रांट फॉर डिजास्टर रिलीफ, रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, वही बात है, कुल मिला के वही चीज है। दीज ट्रांसफर्स टोटल टू अप्रोक्सीमेटली 5.3 लाख करोड़ इन 7 सालों के लिए। इन 7 सालों में स्टेट्स को देना है इन मौके पे, खाली अर्बन लोकल बॉडीज के लिए देना है, यहाँ पे परफॉर्मेंस ग्रांट है, ग्रांट फॉर डिजास्टर रिलीफ है, 5.3 लाख करोड़ बांटना है स्टेट्स को चंदे के रूप में। नो स्पेसिफिक ग्रांट्स, कब बोला गया? 14th फाइनेंस कमीशन ने बोला कि हम कोई सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट की हम बात चर्चा नहीं करेंगे। सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट समय बीत गया, किसी एक सेक्टर के लिए स्पेशली आप दे रहे हो, हाउसिंग के लिए दे रहे हो, या नल लगाने के लिए दे रहे हो, या सड़कें बनाने के लिए दे रहे हो, अब हम वो खत्म कर रहे हैं। नो सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स अनलाइक द 13th फाइनेंस कमीशन, जो उन्होंने पहले बोला था। 13 वाला जो बोलता था पहले, बोलने दो उन्हें बोलने दो, अब नहीं, हो गया वो समय बीत गया। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे फाइनेंस कमीशन ने फिर रिपोर्ट निकाल के दे दी। इन्होंने कहा ऐसा है, ये जो लोकल बॉडीज हैं दे आर अनेबल टू मोबिलाइज रिसोर्सेज एंड डिपेंड ऑन स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स। मैंने बताया पंचायत है, अगर प्रधान ने टैक्स लगा दिया 3 रुपए भी नल चलाने पे, या हैंडपंप चलाने पे, या कोई जो मोटर होती है चलाने पे, गया वो प्रधान दोबारा नहीं जीत पाएगा, हार गया वो इलेक्शन, उसी दिन हार गया। दैट मीन्स पंचायतें अपना टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाती हैं, दैट मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स। अच्छा ठीक है, उधर स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो भी बड़ा ही बहुत ही नायाब चीज है। स्टेट फाइनेंस कमीशन आर क्रिएटेड वेरी रेयरली एंड द रिपोर्ट्स आर इंप्लीमेंटेड, बट अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन ने रिपोर्ट दे भी दी तो वो उस समय तो नहीं चल पाएगी। अब वो रिपोर्ट दी उन्होंने 2013 में, रिपोर्ट दी इंप्लीमेंट हुई 2018 में, क्या मतलब रहा, क्या ही पॉइंट रहा? तो वो उस टाइम फ्रेम में वो रिपोर्ट देते हैं तो उस पर एक्शन नहीं हो पाता है, एंड दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड इन अ मैनर दैट देयर वर्क इज नॉट इन सिंक विद द सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। अगर ये बन भी गए और रिपोर्टें भी दे दी और रिपोर्टें फेल भी हो गई, वो तो होती रहे, पर ये जो अपना काम कर रहे हैं वो भी कोई मैच में नहीं होता है जैसा सेंट्रल फाइनेंस कमीशन काम करता है। वहां से भी अलग है ये। चलो, एक बोल रहा है ऐसे चलो, एक कह रहा नहीं थोड़ा ऐसे चलते जाओ, ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे। क्या मतलब हुआ? क्यों चली क्यों रहे हो, बैठे रहो। फिर रिकमेंडेड टू डिसबर्स 2 लाख करोड़ टू रूरल बॉडीज एंड 87,000 करोड़ टू अर्बन बॉडीज। हम बोल रहे हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जब आप पढ़ोगे तो आपको रूरल बॉडीज के लिए, रूरल जो ग्रामीण परिवेश की जो ग्राम सभा हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनको आपको देना है 2 लाख करोड़, और जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको देना 87,000 करोड़। ठीक है, अब इसमें से 90% आपका जो ये फंड है ये तो आप दे दो तुरंत, ठीक है, बाकी सॉरी हाँ 90% मस्ट बी डिस्बर्स्ड एंड 10% जो होगा बचा हुआ वो अगर परफॉर्म कर रही होगी पंचायत तब देना उसको। अब उधर यहाँ पे अर्बन बॉडी में 80% तो आप दे दो तुरंत, 20% तब देना जब परफॉर्मेंस उनकी अच्छी हो। ठीक है, यानी कि 2 लाख करोड़ में से 1,80,000 करोड़ तो आप फटाक से निकाल के दे दो। अब बाकी 10% ये आप अपने पास रखना, और ये तब देना जब आप देख लेना पंचायत काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ये आपको अगर आप सर्विस में जाओगे ना, ये वाला पॉइंट आपको वहां भी दिखेगा। आप बहुत बार जब कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाओगे, आप बहुत बार जब वेंडर से काम करवाओगे, तो एक आती है आपकी SDPG रिपोर्ट, SD एंड PG रिपोर्ट, ये होती है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब होता है कि आपका सेफ्टी डिपॉजिट है कि नहीं, और आपका परफॉर्मेंस आपका चल रहा है कि नहीं। वेंडर ऐसा नहीं है कॉन्ट्रैक्टर, आप SDM हो, आपने कहा कि मैं एक वेंडर से बात कर रहा हूं और ये वेंडर पूरे शहर में जो है पेड़ पौधे लगवाएगा सड़क किनारे। ठीक है, अब पहले तो तू सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर कुछ, अगर तेने काम नहीं किया अच्छा तो तेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट मैं रख लूंगा, सरकार रख लेगी। दूसरा, मैं तेरा पेमेंट पूरा अभी नहीं करूंगा, मैं तेरा पेमेंट पूरा करूंगा 1 साल के बाद, क्योंकि अगर तूने पेड़ आज लगा दिए और परसों तू पेड़ उखाड़ के ले गया, खुद ही कहीं और जाके लगा डाले, वहां यहाँ से पैसा ले लिया, वहां से पैसा ले लिया, ये ऐसे नहीं चलेगा। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि भाई सुन, तू पहले पेड़ तो लगा, ठीक है, पेड़ को पानी दे, पेड़ का ध्यान रख, इस पौधे को कोई उखाड़ के ना ले जाए, इस पौधे की कोई पत्तियां ना खा जाए कोई गाय बकरी, या तो ये याद रखना है कि इस पौधे को
पानी मिट्टी सब कुछ मिलती रहे, इसके आगे ट्री गार्ड लगा, सब कुछ कर, 1 साल में जब पौधा बड़ा हो जाएगा तब मैं तेरी अमाउंट बची हुई निकाल के तुझे दूंगा, तेरा चेक काटूंगा, पर अभी नहीं। ये आपका एक जॉब प्रोफाइल है, ये आपको करना पड़ेगा, आपको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा बार बार। आप वेंडर के पास जाओगे, आप देखोगे चल मेरे साथ चल, दिखा तूने सड़क कैसी बनवाई है, ला देखूं। आप बोलोगे कि दिखा मुझे कितने पेड़ लगाए हैं और कितने पेड़ लगाए, आप पहुंचे वहां पे, आपने देखा ट्री गार्ड ही ट्री गार्ड है, पेड़ पेड़ कोई ले गया उखाड़ के, क्या पॉइंट रहा? इसका मतलब कि आप उसको पीजी रोक दोगे। ये सारे आपको करने पड़ेंगे, ये सारी आपका मेहनत है, यही काम है आपका, पब्लिक सर्विस, दिस इज इट, यही है। अब हम बोलेंगे स्टेट शुड शेयर इट्स ओन टैक्सेस विद द लोकल बॉडीज ऑल्सो, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, या फिर माइनिंग रॉयल्टी, एडवर्टीजमेंट टैक्स एक्सेट्रा। तो स्टेट ऐसे कुछ कुछ टैक्स कमाता है, अपने अपने ये जो शहरी निकाय हैं या जो ग्रामीण निकाय हैं, इनको अपने में से दे टैक्स, क्योंकि स्टेट ने तो कमा डाला खुद ही। क्या क्या कमा डाला उन्होंने? कमाया है एंटरटेनमेंट टैक्स, कमाया है फिल्मों से, कमाया है कोई नाटक लगते हैं, कोई स्टैंड अप कॉमेडी का शो लगता है, उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, प्रोफेशनल टैक्स भी कुछ होता है। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट टैक्स, जो आप होर्डिंग, बैनर, फ्लैक्स ये सब देखते हो, तो इसका टैक्स जाता है नगर निगम को, जाता है स्टेट को, जाता है, फिर स्टेट उसको बांटे आपस में, ये भी करे। इसके बाद सिंस यूनियन प्रॉपर्टीज कांट बी टैक्स बाय स्टेट और लोकल बॉडीज, द यूनियन शुड कॉम्पनसेट देम। अब जैसे आंध्रा है, तो आंध्रा में विशाखापट्टनम है या कटक है उड़ीसा में, तो अब ये सब पोर्ट सिटीज है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडिया के कोस्ट गार्ड होते हैं, जो हमारे होते हैं पोत रक्षक, जैसे कि तट रक्षक। तो अब तट रक्षक का जो डिपार्टमेंट होता है, ऑफिस होता है, किसी बिल्डिंग में होगा ना, अब वो है उस स्टेट की लैंड पे। अब स्टेट कहेगा कि साहब मेरे अगर लैंड पे आपने अगर अपना ऑफिस बनाया है, सेंटर ने, तो मुझे प्रॉपर्टी टैक्स दे दो। सेंटर कहेगा चुप हो जाओ, अभी बताऊंगा, मुझसे मुझसे टैक्स मांग रहे हो, मेरी ऑफिस का, सेंटर हूं मैं, तो दैट मीन्स सेंटर की प्रॉपर्टी पे स्टेट टैक्स नहीं ले सकता। ठीक है, मत लो, अगर नहीं दे रहे हो तो फिर हमें कॉम्पोजिट करो उसको, हमें उसको हेल्प करो, फिर आप हमारा प्रॉपर्टी टैक्स का लॉस हो रहा है। अगर मैं किसी बिल्डिंग, किसी प्राइवेट कंपनी को देता तो वो प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे होते मुझे। अच्छा ठीक, सेंटर बोलेगा हाँ ठीक है, ये मैं समझ रहा हूँ, चलो ठीक है, कॉम्पोजिट करता हूँ मैं कहीं ना कहीं से। तो ऐसे तरीके से फाइनेंस कमीशन हमारा काम करता है। अब इस पे आए हुए 2 प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखते हैं फटाक से, चलो क्या क्या हुए देखें, लाओ क्या है। हाँ, तो 2012 का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? फिर यहां पूछा गया है, इनमें से ये बताओ, आर अमंग द नोटिसेबल फीचर्स ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द 13th फाइनेंस कमीशन। 13th फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन, तो 3 स्टेटमेंट है, अ डिजाइन फॉर द गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस एंड अ कॉम्पनसेशन पैकेज लिंक टू एडहेरेंस टू द प्रपोज डिजाइन, के जीएसटी का एक फॉर्मुलेशन तो होना शुरू हो जाए, और इस पे कैसे कैसे सारे स्टेट्स इस पे कॉम्पनसेशन पैकेज लिंक टू एडहेरेंस टू द प्रपोज डिजाइन, जो स्टेट्स इसको मानना शुरू कर चुके हैं, तो अगर उनका कोई लॉस हो रहा है तो उनको कैसे कैसे कॉम्पनसेट करेंगे। चलो ठीक है, ये स्टेटमेंट सही लग रही है क्या? बिल्कुल सही है। अ डिजाइन फॉर द क्रिएशन ऑफ लैक्स ऑफ जॉब्स इन द नेक्स्ट 10 years इन कॉन्सोनेंस विद इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड। नो, एक्चुअली नो, ये सब नहीं करता, ये फाइनेंस कमीशन काम नहीं है। फाइनेंस कमीशन काम केवल और केवल पैसे का है, बस। तीसरा, devolution of a specified share of central taxes to local bodies as grants. Yes, absolutely yes, perfectly yes. So answer is 1 and 3. Okay, ठीक है, आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम, उसे 1 साल पहले। विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देखो क्या क्या सही है। इट एनकरेजेस द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। फॉर फाइनेंस कमीशन ये काम करेगा कि वो फॉरेन एफडीआई देखेगा कि आप कहां से आ रही है, फॉरेन कैपिटल कहां से आ रहा है? नो, एब्सोल्युटली नो। ठीक है, इट फैसिलिटेट्स द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस अमंग द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पीएसयूज के लिए बात करता है क्या फाइनेंस कमीशन? पीएसयूज के लिए? नो 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 नो, वो बात करता है सेंटर और स्टेट के लिए। इट एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, ये शायद इस पर सोच सकते, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रांसपेरेंसी फाइनेंस कमीशन देखता है? नो, एब्सोल्युटली नॉट, ये भी गलत है। तो आंसर इज नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन देखती है उसका नाम सी से शुरू होता है। नो, तो फाइनेंस कमीशन ये सब काम नहीं देखता है। फाइनेंस कमीशन केवल और केवल पैसे के बंटवारे से ताल्लुक रखता है। बस वो ये देखता है कि अगला पैसा जो आ रहा है, जो अगले 5 साल 7 साल में आएगा, वो कितना कितना बटेगा, कहाँ कहाँ जाएगा, किस किस में कितना कितना जाएगा, वो कब तक जाएगा। सो विद दैट हमारा चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, यू कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड लक।